महाभारत का हर सीन चैलेंज है। छोटे पर्दे पे डायरेक्टर के हाथ में कुछ नहीं है। मुझे लगा कि मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा। महाभारत करने के बाद मुझे लगा यार मैं खुद कभी कभी देखता हूँ तो मैं खुद अपनी पीठ थपथपाता हूँ, क्योंकि फिल्म एक पैशन है। महाभारत का हर सीन इतना डिमांडिंग था। ये उत्तर और दक्षिण का विवाद कभी था ही नहीं। क्या कभी फील होता है कि लोग ये टैग लगा के देख रहे हैं टीवी डायरेक्टर? आप महाभारत पढ़िए, आपको बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएंगे। आपको लगेगा कि हमको कितना चाहिए और हमको कैसे जीवन जीना है। सर, जो आपकी जर्नी रही है सीरियल का, चाहे थिएटर की बात करूँ या फिल्मों की बात करूँ, ऐसा कौन सा मोमेंट था जहाँ लगा कि आप ये काम रोजगार के लिए नहीं, कला के लिए कर रहे हैं? नहीं, जैसे महाभारत में ऐसा लगा मुझे, मैं सारे काम ऐसे ही करता हूँ। मैंने मेरे साईं साईं बाबा पे एक सीरीज अभी 5 साल चला था। मैंने उसके बिगिनिंग के 10 एपिसोड ही किए थे। शुरुआत में हमारा डील ही ऐसा था कि 10 एपिसोड ही वो सेटअप, लेकिन वो 10 एपिसोड भी अगर आप देखें तो मुझे सेटिस्फेक्शन होता है। महाभारत के बाद वो मेरा सबसे सेटिस्फैक्ट्री वर्क है। मुझे लगता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया। मेरा मोटिव यही होता है जब मैं काम करने जाता हूँ सेट पे, कि अगर पूरे दिन में मैंने एक शॉट भी ऐसा लिया जो मैं पहले नहीं लिया था, या एक सीन भी ऐसा कर लिया जिसको शाम में जब सोने जाऊं तो लगे यार ये मैंने अच्छा किया। आप पूरे दिन काम करते हैं, हर रोज काम करते हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि आप हर सीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी करें, ये संभव नहीं है। लेकिन इस मोटिवेशन के साथ अगर आप काम करते हैं कि यार एक मोमेंट भी अच्छा मिल जाता ना, जैसे जो मैं कुछ नया कर रहा हूँ आज, या जो कमाल का है जिसको मैं याद कर सकता हूँ, या ऑडियंस भी देखे, तो हो सकता है वो बाद में एडिटिंग में काट दे, वो अलग बात है। लेकिन अपना सेटिस्फेक्शन तो होता है कि यार मैंने अपनी तरफ से तो दिया 100%। तो मैं उसी मोटिवेशन के साथ काम करता हूँ कि मैं जो भी करूँ तो वो अच्छा करूँ। और कनप्पा में, फिल्म में, महाभारत में मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, सपोर्ट मिला। तो मेरे पास उस मोमेंट्स की कमी नहीं है जहाँ मैं कह सकूँ कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। एक सीरियल था बंधन, हाथी की कहानी थी, जीटीवी पे, सक्सेसफुल नहीं था, चला नहीं था बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें काम करना भी मेरे लिए एक बहुत मतलब अलग अनुभव था। उसका मेन कैरेक्टर कौन था? एक 3 साल की हथनी, एक एलिफेंट को उन्होंने बनाया था। एक बच्ची और एलिफेंट की कहानी थी। उसको राइटर्स लिख के भेजते थे कहानी ऐसा जैसे कार्टून का एलिफेंट है, वो कुछ भी कर देगा। वो 2 वर्ड जानता था, डले और बीरी, मतलब एक बार हाथ उठाओ और एक बार ऐसे मुंडी हिलाओ। रियल हसनी थी या रियल हथनी, रियल हथनी। वो 3 साल की छोटी थी हथनी। उसके साथ मेरा जो अटैचमेंट था, मतलब मैं आज भी उसको याद करता हूँ। मैं उससे मिलने जयपुर गया 10 साल के बाद और उसने मुझे पहचाना। वो अब बड़ी हो गई है, उसमें तो बच्ची थी, वो हमेशा ऐसे ऐसे झूलती रहती थी, हमेशा उसका कई लोगों को उठा के फेंक दिया था उसने। वो जो जिस बच्ची के साथ उसका इंटरेक्शन होना था, एक बार उसने ऐसे मुंह घुमाया और उसका पूरा ये दांत से इसका फट गया। 15 दिन वो बच्ची का टाका लगा रहा, हॉस्पिटल में थी। और उसके बीच में, दोनों के बीच में केमिस्ट्री बनाना। और लिटरली उन्होंने दीवार में जो अमिताभ बच्चन का सीन है मंदिर वाला, वो हाथी के साथ लिखा और वो करवाया। फिर उस हाथी ने, उसका पिता जिसने पाला है वो मर जाता है, उसको चिता की अग्नि देता है वो हाथी। तो वो क्योंकि आज तक कभी किसी ने किया नहीं वो, तो वो एक पहले तो बहुत गुस्सा आता था कि ये क्या कार्टून का हाथी है, कैसा करेगा, कैसे चिता जलाएगा, कैसे वो दिया बनाएगा, कैसे केक बनाएगा। बर्थडे में वो केक बना के ले जाता है अपनी बहन के लिए, वो जो छोटी बच्ची है जिसके साथ इंटरेक्शन है, कैसे करेगा ये। लेकिन फिर नहीं, यही तो चैलेंज है यार क्रिएटिव पार्ट का। अगर ये नहीं कर पाए तो फिर क्या करोगे? फिर तो ऐसे ही आए, मास्टर क्लास लिया, खत्म हो गया। नहीं, ये चैलेंज है, ये करो, तो वो करके सेटिस्फैक्शन मिलता है। महाभारत का हर सीन चैलेंज है। हर सीन में अगर आप, ठीक है, आप रूटीन काम करना चाहते हो तो रूटीन भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप समझते हो उस सिचुएशन की ग्रेविटी को, उसकी जटिलता को, तो हर एक्सप्रेशन चैलेंज है। इस मोमेंट में जब एक आदमी की पत्नी की साड़ी खींची जा रही है और दुनिया के सबसे बड़े वॉरियर है, क्या एक्सप्रेशन होगा, कैसे बिहेव करेंगे? ऑल सिनेमा इज बिहेवियर, जॉन लुक गोदार्ड ने कहा था, बहुत फ्रेंच सिनेमा के भीष्म पितामह है। ऑल सिनेमा इज बिहेवियर। मुझे 10 साल लग गए ये सोचने में कि उन्होंने क्या कहा था, वो कहने का मतलब क्या है। ऑल सिनेमा, हम आप अभी इस समय में बात कर रहे हैं, हम लोग क्या बिहेव कर रहे हैं, हम कैसे बात कर रहे हैं, हमारा मेरा टोन क्या है, मेरी पिच क्या है, मैं कैसे हाथ उठा रहा हूँ, आप कैसे उसको नोट कर रहे हैं, ये बिहेवियर, उस मोमेंट में जीना, यही सिनेमा है। जब आप इस मोमेंट को आप हाई कर देते हैं तो लाउड हो जाता है। अगर मैं आपको अरे हाँ मैंने तो महाभारत किया, तो वो नेचुरल नहीं है, ओवर हो गया? वो ओवर हो गया। उसी को, यही बिहेवियर समझना जो सबसे बड़ी बात है। आप जो जब वो समझ गए तो आप सिनेमा समझ जाएंगे। जैसा आप बता रहे थे, मेरा सवाल जो था कि आप रोजगार के लिए काम कर रहे हैं या कला के लिए, आपने बताया सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एक कहावत है कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? क्या आपके दोस्त या आपके जो करीबी हो बोलते हैं कि इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, फिर पैसा भी ज़रूरी है?
हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कभी किसी ने कहा? नहीं ऐसा तो सलाह देने वाले तो कहते ही हैं, वो तो कहते हैं कि अरे चलो कंप्रोमाइज़ कर लो, सब तो कर ही रहे हैं, तुम भी कर लो। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, और मैं ईमानदारी की बात कहूँ तो मैंने कभी ये सोच के नहीं किया कि इसका क्या मिलेगा, लेकिन मुझे हमेशा उससे बेहतर प्रोजेक्ट मिले, मुझे हमेशा उससे बेहतर काम मिला। मैंने जब भी एक जगह मना किया कि नहीं ये अब मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, ये अब नहीं करूँगा, तो मुझे हमेशा उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैंने अब ये ईश्वर पे छोड़ दिया है कि भाई ठीक है, तुमने ये सामर्थ्य दिया है कि मैं ना कह सकता हूँ। ईश्वर ने ही सामर्थ्य दिया है, मेरी क्या हैसियत है कि मैं ना कह सकूँ। हर आदमी को पैसे की ज़रूरत है। आज के आपके पास इतना है तो इतने की ज़रूरत है, इतना है तो इतने की ज़रूरत है, उसकी कोई इंतहा नहीं है। पैसे की भूख कभी खत्म कभी खत्म नहीं होती। आप 2 लाख में भी महीने में कम पड़ सकता है, आपके पास 10 लाख भी कम पड़ सकता है, आपके पास 1 करोड़ भी कम पड़ सकता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ तक अपने वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है और कहाँ पे नहीं करना है। मैं 2 सीरीज़ मेरे पास आए थे जिनमें मैं मुँह-माँगा पैसा ले सकता था, लेकिन मैंने एक लाइन ही सुनी, मुझे बताया कि अच्छा ये महाभारत के बाद की बात है, ये कर्ण, अर्जुन और एक लड़की के प्रेम, एक राजकुमारी के की प्रेम कहानी है। मैंने बोला महाभारत मैंने पढ़ी है, संक्षिप्त पढ़ा है, ऐसा तो मुझे कभी कुछ मिला नहीं, ऐसी कहानी। मतलब एक लाइन सुन के ही मैंने, अब डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते कि बड़ी प्रोडक्शन हाउस थी। ना बड़ा प्रोडक्शन हाउस था। मैंने हाथ जोड़ के मैंने बोला कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा। एक और प्रोजेक्ट था जिसमें ऐसे ही ब्रह्मा और विष्णु को वो एवेंजर्स दिखा रहे थे कि जैसे वो एवेंजर, मैंने एक ही सवाल मेरा हमेशा होता है इस पे, मैंने कई बार लोगों से कहा है कि अगर सलमान खान बजरंगी भाईजान में हनुमान जी की नकल करते हैं, पूरे थिएटर तालियां बजाता है। आप इमेजिन करो अगर हनुमान जी सलमान खान की नकल कर रहे हैं, क्या आपका एक्सप्रेशन होगा? आप एक्सेप्ट करोगे उसको? बिल्कुल। तो आप मेन कैरेक्टर को आप अवेंजर्स का अगर अवेंजर्स नकल कर रहे हैं ब्रह्मा और विष्णु की, तो पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा भारत देखेगा। लेकिन वो ब्रह्मा और विष्णु अवेंजर्स बन गए हैं, कौन देखेगा? और वो सोच आए भी और 2-2 महीने में बंद हो गए, 2-2 3-3 महीने में वो बंद। दोनों आपने मना किया था। हाँ, दोनों मैंने मना किया था। तो आपके अंदर वो, और मुझे भय तो देखिए जिंदगी है, भय कभी खत्म नहीं होता। आप, हम इंसान हैं, तो भय हर मोड़ पे कोई ना कोई भय खड़ा होता है। अरे कल क्या होगा, कल क्या होगा? आज मैंने मना कर दिया, अरे इसमें इतने पैसे मिल जाते, हो सकता है चल जाता, हिट हो जाता, मेरा नाम भी हो जाता। बहुत तरह के भय होते हैं। वो अनसर्टेनिटी हमेशा जीवन में आपके मरते दम तक, अंतिम सांस लेने तक बनी ही रहेगी। लेकिन उस अनसर्टेनिटी में ये डिसाइड करना कि ठीक है, नहीं ये मेरी बाउंड्री है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहता कि जिन्होंने वो किया वो गलत किया, वो उनका मोटिव है, उनका अपनी विचारधारा है, मेरी अपनी विचारधारा है। मेरे हिसाब से, मैं दूसरे पे नहीं थोपना चाहता कि उन्होंने गलत बनाया या गलत किया। मेरे हिसाब से मुझे लगा कि मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा, मैं मन मार के काम करूंगा। मन मार के काम करूंगा तो फिर मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, तो करने का कोई मतलब नहीं है। आज के टाइम में भी पहले से इस चलन चलता आ रहा है कि टीवी एक्टर हो या टीवी डायरेक्टर हो, वो लोग उतने पॉपुलर नहीं है। कहा जाता है छोटे पर्दे के डायरेक्टर, छोटे पर्दे के एक्टर। ये कहाँ लैक हो रहा है, कहाँ कमी रह रही है कि छोटे पर्दे के डायरेक्टर को उतना फेम नहीं मिल पाता जितना फिल्म डायरेक्टर्स को मिलता है। यहाँ तक कि शॉर्ट फिल्म के डायरेक्टरों को भी मिल जाता है। इसीलिए क्योंकि छोटे पर्दे पे डायरेक्टर के हाथ में कुछ नहीं है, उसका कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो गया है। मैं जब फिल्मों में, जब हिस्टोरिकल फिल्में बननी शुरू हुई, जब हिंदी फिल्में हुई, तो मुझे लगा था कि यार मैं तो कंटिन्यू अच्छा काम कर रहा हूँ। मैं जितने भी सीन मैंने किए हैं डायरेक्ट, या मैंने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं, सब अच्छे हैं। जो मैं फिल्मों में देख रहा हूँ इससे खराब तो नहीं है, अगर इससे अच्छे नहीं है तो शायद कोई तो होगा जो देखेगा और कद्र करेगा इसकी। मैं 10 साल 12 साल तक महाभारत करने के बाद तो लगा यार, मैं खुद कभी कभी देखता हूँ तो मैं खुद अपनी पीठ थपथपाता हूँ, ये सीन तुमने कमाल किया। ठीक है, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो वो भी लगता है कि ये तो तुमने बहुत गड़बड़ किया, लेकिन ये किया, अच्छा किया। कोई तो होगा जो इसको देखेगा और इसकी सराहना करेगा और बोलेगा नहीं ये है कि ये काम करने वाला है। और ये कहाँ से हुआ? 12 साल बाद, 15 साल बाद तेलुगु इंडस्ट्री से किसी ने बुलाया, यहाँ से किसी ने नहीं बुलाया। यहाँ जो एक खाई है, सामने से कॉल आया तो मुझे लगा आपका ये प्लान था। नहीं, ये सामने से मुझे बुलाया उन्होंने, मेरा काम देख के और पूरी तरह से तहकीकात करके, पूरी तरह से जांच परख करके कि हाँ इसी का ये काम है। क्योंकि टेलीविजन में तो एक साथ 3 लोग काम करते हैं, तो किसने कौन सा काम किया आपको पता भी। कई बार तो नाम भी नहीं होता डायरेक्टर का, एक एपिसोड का नाम होता है, दूसरे एपिसोड में, महाभारत में ही एक एपिसोड में नाम होता था डायरेक्टर का, दूसरे एपिसोड में क्योंकि इतने टाइटल नहीं दिए जाते। आप समझो टेलीविजन में क्या हो गया, सिचुएशन हो गई है। पहले एंड क्रेडिट्स में सारे टेक्नीशियंस के नाम आते थे, अभी 8-10 लोगों के अलावा किसी का नाम नहीं आता टेलीविजन में, बाकी सब लोग दे डजंट एग्जिस्ट।
जबकि आप इस फील्ड में आते हैं अपने नाम के लिए। एक स्पॉट बॉय भी जब एंड क्रेडिट्स में अपना नाम देखता है तो उसको लगता है कि यस मेरा कंट्रीब्यूशन है इस फिल्म में। एक ट्रेसमैन भी देखता है तो लगता है कि अच्छा, एक जूनियर आर्टिस्ट भी देखता है तो लगता है अच्छा मैंने कुछ किया है। वो आप फीलिंग समझो ना, वो फीलिंग आपने तो सबको डिस्कार्ड कर दिया बिल्कुल, कि कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो डायरेक्टर तक का भी मैं बोल रहा हूँ कि कितने शोध में डायरेक्टर का नाम नहीं आता, या एक एपिसोड में आता है अगले एपिसोड में नहीं आता। महाभारत में ऐसा काफी लंबे समय तक हुआ कि एक एपिसोड में डायरेक्टर का आएगा, अगले एपिसोड में कैमरामैन का आएगा, क्योंकि उतने स्लॉट्स चैनल नहीं दे रहा है। तो ये सिचुएशन है टेलीविजन में। तो मुझे हमेशा लगता था कि यार अच्छा काम कर रहे हैं, और भी डायरेक्टर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो खाई बना दी गई है, खासकर यहाँ मुंबई, हर जगह है, यही नहीं दूसरी जगह भी है। लेकिन यश टेलीविजन में काम करते थे, एस राजा मौली साहब, उन्होंने भी टेलीविजन से शुरुआत की है। साउथ इंडस्ट्री में। हाँ, साउथ इंडस्ट्री में शाहरुख खान साहब, उन्होंने टेलीविजन से शुरुआत की है। अपना आयुष्मान खुराना, सुशांत सिंह राजपूत, अनुराग बसु, कितने लोग हैं जिन्होंने टेलीविजन से शुरुआत की है। काम, लोगों का सिर्फ काम देखना चाहिए। जो मेरा अपना ये है कि आप काम देखो कि अच्छा ये काम कर रहा है ना, आपको टेलीविजन में भरोसा नहीं है कि ठीक है इसने किया, तो फिर कंटिन्यू देखो कि अच्छा इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। लेकिन नहीं, अच्छा वो तो टेलीविजन का एक्टर भी टेलीविजन का है। फिल्म वालों को एक प्रॉब्लम होती है कि टेलीविजन के एक्टर से कि ओवर एक्सपोज है, हर रोल दिखता है, हर रोल लोग देखते हैं, और टेलीविजन में आपके पास कैरेक्टर्स का ग्राफ नहीं होता वो पोर्ट्रे करने को। तो आपकी सही क्षमता भी महाभारत जैसे कुछ सोच में होती है, लेकिन बाकी जो नॉर्मल सोशल हैं उसमें आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत ही टिपिकल राइटिंग होती है, टिपिकल सेटअप होता है। तो इसलिए भी एक बना हुआ है। लेकिन अब जब डिजिटल मीडियम आ गया है, पहले था कि नेगेटिव पे फिल्म शूट होता था और ये डिजिटल पे शूट हो रहा है। अब जो फिल्में भी डिजिटल पे शूट हो रही हैं, तो खासकर हम लोग या मेरे जैसे और भी कुछ डायरेक्टर हैं, वो जिस लेवल का काम करते हैं उसमें और फिल्मों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, मेकिंग वाइज कम से कम। मैं तो कितने फिल्म वालों को मैं ये बोलता हूँ कि भाई मैं जो शो करता हूँ 10 करोड़ तो उसका सिर्फ पीआर बजट होता है, और 80% फिल्में 10 से 20 करोड़ में बन जाती है। तो इसलिए टीवी वालों को सिर्फ ये कह के डिस्कार्ड मत करो कि मतलब ये टेलीविजन वाला है, एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अब एक ट्रेंड बना हुआ है, शायद अब टूटे। वो टैलेंट तो टैलेंट होता है, चाहे वो टेलीविजन में हो चाहे वो फिल्म में। आपको टैलेंट को ध्यान देना चाहिए, चाहे ये एक्टर है इसमें वो टैलेंट है या नहीं, ये उस लेवल पे कर सकता है या नहीं। मुझे लगता है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, बस एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार है। तो कई बार होता है कि कुछ लोग होते हैं, मैं मोहन बाबू सर का, जिन्होंने जो हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर थे, मैं पूरी जिंदगी उनका एहसान नहीं बोल सकता। एक टेलीविजन डायरेक्टर को मुंबई से उठा के, उन्होंने ही कॉल किया था। उन्होंने कॉल किया था, उठा के दे देना, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट, अपना ड्रीम प्रोजेक्ट, भारत के इतने बड़े सितारे एक साथ, भरोसा करना। हम तो छोटी सी बात पे भरोसा नहीं कर पाते किसी पे। एक काम करो कि तुम जरा ये करके आ जाओ, तो 4 बार फोन करते हैं, हुआ कि नहीं हुआ। इतनी बड़ी फिल्म किसी को बुला के दे देना, ये गट्स है। ये पुराने जमाने के प्रोड्यूसर्स में होता था। राजेश खन्ना अच्छा लग रहा है, इसको हीरो बना दो, क्या बैकग्राउंड है, कौन है नहीं पता, जितेंद्र, सब आप पुराने हीरोज की कहानियां देखो ना, सब झोपड़ी में कहीं वो 4 लोग एक साथ रहते हैं, बस डायरेक्टर ऐसे उठ के आए। उस समय प्रोड्यूसर्स में, मेकर्स में गट्स होता था कि हाँ ये हैं, मुझे लग रहा है कि ये ठीक है, हिट 4 को दिया चांस, 2 फ्लॉप हुआ, 2 हिट हुआ, तो लाइक बड़ी पार्ट है, फिल्म चली नहीं चली वो अलग, तो अलग बात। अच्छी बनाना मेहनत का वो। तो वो उस समय गट्स था, वो अब खत्म हो गया है। अब इतना कैलकुलेटेड हो गया है, अच्छा इसको ले रहा हूँ, इसका क्या फायदा हो, इसके फॉलोअर हैं, इसकी ब्रांडिंग है, इसको मैं बेच सकता हूँ। तो इतनी सही पॉइंट बोला, आजकल ये फॉलोअर्स देखते हैं बस। तो ये सारी चीजें देख के, अच्छा इसको लूंगा तो मैं इसको बेचने में मेरा क्या फायदा होगा। तो इन सब चीजों के कारण ये प्रोजेक्ट बन के रह जाते हैं, जो कि फिल्म एक पैशन है। वो पैशन मुझे दिखा उनमें कि नहीं ठीक है, ये बनाना है, मैं भरोसा करता हूँ, और तभी तो ऐसे को लोग आगे आते हैं। मुझे जिंदगी ने कभी अगर मुझे मौका दिया, तो मैं भी, मेरे कितने असिस्टेंट हैं जो मुझे लगता है कि ये लायक है, मेरे कितने दोस्त डायरेक्टर हैं जो मुझे लगता है कि योग्य है, कितने एक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि दुनिया में किसी से कम नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि मैं उनके साथ काम करूं, उनको भी दुनिया में वही स्थान मिले जो वो डिजर्व करते हैं, उनमें है कैपेबिलिटी, बस एक मौके की बात है। महाभारत की एक और बात करते हैं सर, क्योंकि बहुत चर्चा हुई महाभारत पे। कोई ऐसा सीन जहां आप खुद भी इमोशनल हो गए थे या बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए थे खुद भी? लगभग महाभारत का हर सीन इतना डिमांडिंग था, हर सीन आप एक सीन जिक्र कर सकते हैं।
मैं नॉर्मली अगर आप मुझे कभी सेट पे देखेंगे, बहुत सारे असिस्टेंटों ने मेरी फिल्म मतलब फोटो भी खींची हुई है, मैं उसमें गुम हो जाता हूँ, और कई बार मुझे खुद जो सीख expression बताते express भी करता हैं है, आप करके? नहीं मैं करके नहीं बताता, मैं कभी अपने आप को एक्टर पे थोपता नहीं, मैं वही मैंने कहा कि मैं उनके अंदर वो जो दिया है वो दिया जलाने की कोशिश करता हूँ बस, बाकी तुम उसको कैरी करो। और ये जो अप्रोच है विदाउट डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग, ठीक है, एक्टर को पता भी नहीं चले कि उसको डायरेक्ट किया जा रहा है और वो कर ले, वो मतलब मेरे हिसाब से बेस्ट अप्रोच। और मुझे तो सक्सेस मिली है इसमें, मेरे इससे एक्टर से मेरे रिश्ते भी अच्छे होते हैं, उन्होंने परफॉर्म भी बहुत कमाल कमाल का किया है। तो मतलब कई बार ऐसा होता है, अभी मेरी फिल्म में ही महाभारत में भी कई मौके आए थे, अभी मेरी फिल्म में भी जब विष्णु जो जब शिवलिंग को हग कर रहा है, तो आप अगर सिर्फ एक बार में वो एक ही टेक में पूरा डायलॉग उसका 2.5-3 मिनट का, तो आप देखो तो आपकी आंखें नम हो ही जाती हैं। उसी में अर्जुन का जब कैरेक्टर कर रहा है, जब शिव के सामने वो बात कर रहा है, वो इतना टेंडर मोमेंट है, इतना अच्छा किया है। महाभारत में द्रौपदी चीरहरण सीक्वेंस, जब द्रौपदी अपने डायलॉग बोलती है, वो उसको जब मैंने पहली बार डिजाइन किया, वो एक ही बार में पूरा घूम घूम के बोलती है, सबको वो सीन याद होगा जिसने भी देखा है। तो मैंने स्टडी कैम मंगाया था कि वो घूम घूम के, चूंकि पूरे सभा में चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, वो घूम घूम के बोलेगी, तो स्टडी कैम से वो फॉलो करते रहेंगे ताकि उसका मेंटल ये फ्लो ब्रेक ना हो, एक बार में उसको जितना बोलना है वो बोल सकती है। लेकिन मैंने एक टेक लिया, 2 टेक लिया, मैंने देखा कि वो उसके साथ कभी शूट नहीं किया था उसने स्टडी कैम के साथ, तो वो डिस्टर्ब हो रही है, अरे कौन मेरे सामने घूम रहा है। मैंने तुरंत उसको बैकअप किया, प्रोड्यूसर का नुकसान हुआ लेकिन अल्टीमेटली फ़ायदा हुआ। मैंने बोला इसको तुम किनारे रख दो, मैंने 2 कैमरे फिक्स लगा दिए, एक इधर देखेगी उसके लिए, एक उधर देखेगी उसके लिए। मैं बोला मैं तुमको फ्री छोड़ रहा हूँ, तुम जो करो, तुमको जो करना है करो, और आप उसका परफॉर्मेंस देखिए। उसके सामने सारी बाधाएं हट गई, फिर उसको पूरा मौका मिला करने का। तो आपको एक्टर को समझना पड़ेगा, अगर अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, आप एक्टर को नहीं समझेंगे, आप जिंदगी में कभी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं निकाल सकते। एक्टर भी, हर एक्टर अलग अलग होते हैं, मैं एक्टर्स की बात कर रहा हूँ। कुछ एक्टर होते हैं जिनको अगर आप डांटेंगे नहीं तब तक वो काम नहीं करते, उनका गर्म नहीं होता। कुछ एक्टर होते हैं जिनको अगर आप डांट देंगे तो वो कुछ नहीं कर सकते, परफॉर्मेंस खराब हाँ, उनकी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। कुछ एक्टर ऐसे होते हैं कि वो एक बार जैसे भी शुरू करेंगे, आप डांटो या ना डांटो, वो वहीं बैठ के रहेंगे, उनमें कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं होती। तो आपको एक्टर को समझना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से आपको उससे काम लेना पड़ेगा, तो तभी आप मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। महाभारत के तो सारे एंड में भी जो उसका एंड भी था वो सब, आप जैसे महाभारत का एंड आप देखिए, तो जैसे एंड गेम जो फिल्म आई थी सेकंड पार्ट, वो सेम था महाभारत का एंड, हमने पहले किया था कि अपना सिंहासन में बैठे हैं और कैमरा पीछे आ रहा है और सारे करेक्टर, हमारे पास जगह कम था तो हमने उतने में ही खेला था, उन्होंने बहुत लंबे दूर में खेला था। तो महाभारत एक चीज थी जो कि राइटिंग इंस्पायर करती थी कि वो इतना कमाल लिखा हुआ है, तो वो अच्छी चीज पढ़ के आपको लगता है कि उधर ये मैं कैसे डायरेक्ट करूं, अब इसको कैसे करूंगा कि इन्होंने जो लिखी है, जो भावना है, वो और बेटर होकर लोगों के सामने तक पहुंच सकती है। जब तक आप इस वे में नहीं सोचेंगे तब तक आप अच्छा काम नहीं कर सकते। आपको राइटर को रिस्पेक्ट भी देना है कि उसने इतना कमाल का लिखा है, लेकिन अब मैं इसको और कैसे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता हूँ। अभी कुछ दिन पहले अभिनव कश्यप जो डायरेक्टर हैं दबंग के, उनकी एक इंटरव्यू बाहर आई। उन्होंने सलमान खान पे काफ़ी सारे आरोप लगाए। एक ये भी था कि बड़े एक्टर डायरेक्टर पे हावी हो जाते हैं। आपका रिसेंटली एक्सपीरियंस रहा है बड़े एक्टर्स के साथ कनप्पा में, आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा वो थोड़ा सा शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि बड़े एक्टर्स के सामने उन पे छोड़ा जाता है। आप कंट्रोलिंग पावर आपके पास कितना रहता है, कितना कर पाते हैं, कितना आप कंप्रोमाइज़ करते हैं? देखिए, ये था, ये है और ये रहेगा, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन बात ये है कि ये किस हद तक होता है कि आपका प्रोजेक्ट खराब ना हो। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस मेरी फिल्म में बहुत बढ़िया था, मतलब मुझे आप सौभाग्य कह सकते हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे अच्छे लोग, भारत के टॉप स्टार मिले, लेकिन वो इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ, इतने अच्छे लोग मिले कि, और मैं एग्जरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अब तो फिल्म खत्म हो गई, अब कि मुझे आगे उनके साथ काम करना है, इसलिए मैं अपनी जेन्युइन फीलिंग आपको बता रहा हूँ। लेकिन इंटरफेरेंस की, ठीक है, मैं जानता हूँ या मैंने इतना किया है तो ये तुमको करना पड़ेगा, ये गिव एंड टेक है जो हमेशा से रहा है और जब तक ये इंडस्ट्री है तब तक रहेगा। आपको उसमें ये सीखना पड़ेगा कि मुझे कैसे इसमें अपना काम निकालना है, मुझे कैसे बिना कॉन्फ्लिक्ट के, कुछ लोग कॉन्फ्लिक्ट में अटक जाते हैं कि नहीं अच्छा उसने ऐसा कैसे बोला, उसने ऐसा कैसे कर दिया, बीच में तो दो वे है, हाँ, तो 2 वे है, या तो आप उसके कारण प्रोजेक्ट खराब कर दो, सबका नुकसान है, या आप ये सोचो कि ठीक है ऐसा है, अब मैं इसमें बेस्ट कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये ऑल डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड। तो मेरी फिल्म में
हमारे प्रोड्यूसर स्ट्रांग है, उनका इतना पुराना एक्सपीरियंस है, एक्टर्स सब जानते हैं उनको जिन्होंने भी काम किया। मैं ब्रह्मानंदम जी के बारे में बताऊंगा कि जब वो आए न्यूजीलैंड में तो मुझे बताया गया कि वो 4 घंटे की शूटिंग करेंगे, वो तो करते ही नहीं है आजकल, तो हमें हमारे रिलेशन पे आ गए हैं, तो 4 घंटे से ज़्यादा वो करेंगे नहीं। तो 4 घंटे के अंदर ही मुझे बोला, अरे 10-12 सीन है फिल्म में, अब चूँकि लंबी हुई थी तो कुछ कट गए हैं, लेकिन उनके काफ़ी सारे सीन थे और काफ़ी अच्छे अच्छे सीन थे जो बाद में शायद हम यूट्यूब पर रिलीज करें। तो मतलब इतने सारे कैसे मैं ख़त्म करूँगा, इतना कम टाइम है उनमें। लेकिन जब वो आए सेट पे, एक बार इंटरेक्शन हुआ, जब उन्होंने भी देख लिया कि अच्छा डायरेक्टर काम आता है इसको, ये ऐसा नहीं है, तो कभी उन्होंने नहीं बोला कि मेरा टाइम हो गया मैं जा रहा हूँ। जितनी देर ज़रूरत है उतनी देर रुके, काम किया। कभी 1 सेकंड के लिए उन्होंने नहीं दिखाया कि अरे मैं तो ये हूँ। पूरा उन्होंने अपने काम पे पूरा ये किया। प्रभास भारत के टॉप स्टार है आज, लेकिन सेट पे आए और यहाँ शूटिंग चल रही है, तो जैसे वहाँ बैठे हैं, वो शॉट खत्म हुआ, वहाँ बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं कि अपना जैसे ही शॉट पूरा हुआ, आपने एक बार लुक दिया, वो उठ के आगे खड़े हो जाएंगे बिना बुलाए। बिना बुलाए। 80% ऑफ द टाइम हमने एक बार देख लिया, उनका पूरा ध्यान यही है कि क्या हो रहा है। वो आगे खड़े हो गए, अपना शॉट दिया, फिर जाके वहाँ चुपचाप बैठ गए। मैंने एक बार भी उनको वैनिटी वन में जाते नहीं देखा, एक सिंगल टाइम भी नहीं देखा। अक्षय जी, उनका बिहेव पूरे सेट पे इतना अच्छा होता है लोगों के साथ। उनके असिस्टेंट को वो डांटते हैं, लेकिन वो एक बड़े भाई वाला डांट आपको लगेगा, एक बड़ा भाई एक छोटे भाई को डांट रहा है। वो अपनापन, वो हर आदमी के साथ जो उनका बिहेव करने का तरीका है, वो सीखने वाली चीजें हैं। बुराई करने को आप तो बुराइयां ढूंढ सकते हैं हर आदमी में, मैं आप में ढूंढ सकता हूँ, आप मुझ में ढूंढ सकते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें 50 बुराइयां आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन आप देखना क्या चाहते हैं। महाभारत में एक चीज है कि गुणों में दोष देखना, तो वो चीज है कि आप या तो दोस्त देखना चाहो या अच्छा देखना चाहो। मुझे तो नहीं दिखाई दिया। सब रात के 10 बजे, मुझे वो 9 बजे सो जाते हैं, लेकिन अगले दिन उनका शॉट था तो मुझे रात के 10 बजे बुलाया कि अरे एक बार और रिहर्सल कर लें, क्योंकि ये शिव जी के डायलॉग हैं, तो ये थोड़ा क्लिष्ट हैं, हिंदी बहुत टफ है, तो एक बार और रिहर्सल कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ये डेडिकेशन आज भी है इतनी फिल्में करने के बाद। मोहन बाबू सर 600 फिल्में कर चुके हैं, लेकिन जब वो सेट पे एज ए प्रोड्यूसर वो अलग आदमी है, वो जॉली भी रहेंगे, डांटते भी रहेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब एज एन एक्टर सेट पे आएंगे तो उनका कंसंट्रेशन, डायरेक्टर और एक असिस्टेंट जो उनको डायलॉग याद करवा रहा है, उसके अलावा कोई उनके आसपास फटक नहीं सकता। और जो डायरेक्टर ने बोला है बच्चे की तरह, सर हाँ आप बोलिए सर, टेल मी व्हाट आई। मोहनलाल सर इतने जेन्युइनली, अभी उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, मतलब उनको तो जितनी बार आप देखो आपका सर अपने आप झुक जाता है। इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ आदमी। 2 डिग्री टेम्परेचर में अपने कपड़े अगर देखें और फिल्म की कैसे कपड़े पहन के खड़े हैं, एक ऐसी जगह पे हम लोग शूट कर रहे थे जहाँ मतलब गाड़ियां पहुंचनी मुश्किल थी, खड़े हैं, चेयर भी नहीं, आई एम ओके आई एम ओके आई एम ओके, कैरी ऑन कैरी ऑन। तो मतलब मेरे लिए तो ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, ये सीखने का कि आप जीवन में कुछ अचीव कर लेते हैं तो भी आप कैसे हम्बल रह सकते हैं, कैसे डाउन टू अर्थ रह सकते हैं। वो मैंने प्रैक्टिकली देखा है लोगों को। और जो टॉप ऑफ द टॉप, आज मोहनलाल सर से बड़ा नाम क्या है, आज प्रभास जी से बड़ा नाम क्या है, आज अक्षय जी से बड़ा नाम क्या है, मोहन बाबू सर से बड़ा नाम क्या है, ब्रह्मानंदम अपने आप में आइकॉन है। और मैंने उन लोगों को देखा है कि कैसे उन्हें आज भी अपना काम वो कितनी शिद्दत के साथ करते हैं, कितना उसमें ध्यान देते हैं और कितना उसमें इन्वॉल्व होते हैं। शरद कुमार सर तमिल के लीजेंड हैं, अभी 3 BHK जिनकी फिल्म आई थी, आप देखिए सब लोग इतने डेडिकेटेड हैं अपने काम के लिए कि मतलब मैं तो याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जिंदगी में उनके जैसा बन पाऊँ। वो इतना डेडिकेशन, इतना समर्पण अपने काम के लिए, वो भी इतना सब कुछ अचीव करने के बाद, या तो छोटा सा अचीव करने के बाद, आप जो मुझे बोल रहे थे उन लोगों को देखने के बाद मैं क्या हूँ, मैं क्या हासिल किया जो उन्होंने हासिल किया, इसके बाद वो लोग इतने सिंपल हैं, इतने सहज हैं। तो वो तो एक अलग ही दुनिया मैंने देखी है और मैं जिंदगी भर उसको याद रखूंगा और शायद कुछ सीख सकूं तो सीखूंगा भी। हर किसी का मानना है सर कि फेम ज़रूरी है काम के साथ साथ। आपने कभी क्यों नहीं ध्यान दिया फेम पाने के लिए? मुझे लगता है कि मुझे आर्टिफिशियलिटी से बहुत मतलब मुझे पता नहीं क्यों वो मुझे इरिटेशन होती है। मुझे लगता है कि जो मैं नहीं हूँ अगर वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा तो मैं मतलब मुझे पता नहीं, मैं असहज महसूस करता हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं फील करता। मुझे लगता है कि मैं डायरेक्टर हूँ तो मेरा काम ही, मैंने क्या फ्रेमिंग की है, मेरा सीन कैसा है, मेरी फिल्म कैसी है, मेरा सीरियल कैसा है, वही बोलना चाहिए इंस्टीड ऑफ मी। मैं प्रमोशन में भी इतनी जगह गया तो मुझे हर जगह बोलना पड़ता था, मेरे लिए सबसे भारी काम वही होता था। अरे यार बोलना पड़ेगा, तो मेरा काम देखो ना, काम देख के मुझे बोलो। और भगवान की दया से लोगों ने बहुत प्रेज भी किया। जो फिल्म रिलीज के बाद भी तेलुगु प्रेस एसोसिएशन थी
तो एक ने खड़े होके बोला कि सर हमने तो एक्सपेक्ट किया था 100%, आपने 1000% दिया है फिल्म रिलीज होने के बाद। तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत मतलब एक कॉन्फिडेंस देने वाली हैं कि उनको, तो हैदराबाद के जर्नलिस्ट हैं, यहाँ के भी नहीं है, उनको क्या मुझसे लेना देना। वो लिटरली वो काम देख के बोल रहे हैं, वो जो भी बोल रहे हैं। तो मुझे मतलब ऐसा कुछ भी क्रिएट करना जो मैं नहीं हूँ या जो नहीं हो रहा है, मुझे वो आर्टिफिशियलिटी मुझे सहज नहीं लगती। जो मैं हूँ, अगर आप उस मुद्दे पे बात करो, वो बात करो, उसके बारे में कुछ भी करो, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और शायद मुझे मतलब मैंने बोला मैं अच्छा एक्टर नहीं था, तो इसलिए मैं कैमरे के सामने आने से थोड़ा, मुझे आज भी मैं कंसियस हूँ, मैं दूसरों को से काम करवा सकता हूँ, लेकिन वो सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है और इंडस्ट्री है, तो ठीक है, सब हो जाएगा अपने आप। डायरेक्शन सर सिर्फ टेक्निक है या कुछ स्पिरिचुअल जर्नी का भी पार्ट है? देखिए, आप जब तक स्पिरिचुअली इनरिच नहीं है, आपको अगर जिंदगी का ज्ञान नहीं है, आपने एक जिंदगी देखने के दो तरीके होते हैं। एक आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, और दूसरा आप साहित्य के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से देख सकते हैं। ये मेरा अपना है, और बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी ये बात कही है। अपनी आंख से आप कितना देख सकते हैं, आप कितने लोगों को जान सकते हैं, लेकिन जब आप एक अच्छा साहित्य पढ़ते हैं तो आपको पूरी दुनिया का ज्ञान होता है, अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग सिचुएशंस। अगर आपको वो ज्ञान नहीं है तो आप सिर्फ टेक्निकल डायरेक्टर होकर रह जाएंगे। अगर आपको जीवन का ज्ञान नहीं है कि अच्छा एक आदमी, एक घर में द्रौपदी के 5 बच्चे मारे गए, अब वो कैसा बिहेव करेगी वहां पे, कैसे रोएगी। 1000 तरीके हो सकते हैं रोने के। एक्टर का भी अपना आइडिया होता है, डायरेक्टर का अपना आइडिया होता है, दोनों का इंटरेक्शन होता है। अगर आपको वो समझ ही नहीं है कि अगर आपके अंदर वो आपने डेवलप नहीं किया है वो सेंस कि एक लेडी जिसके 5 बच्चे आज मारे गए हों, वो उस समय कैसे बिहेव करेगी, तो आप नहीं कर सकते। फिर आप टेक्निकल डायरेक्टर बन के रह जाएंगे, फिर आप कैमरा लगाएंगे, एक्टर तुमको जो करना हो कर लो। आप कभी भी देखिए, एक प्रोजेक्ट अगर आप देखते हैं, एक फिल्म देखते हैं या सीरीज देखते हैं, अगर सारे एक्टर अच्छा काम कर रहे हैं तो इसका मतलब डायरेक्टर अच्छा है। अगर कोई एक एक्टर अच्छा काम करके जा रहा है, दूसरा डाउन है, तो इसका मतलब फिर वो छोड़ दिया है उसने। एक सिंपल फार्मूला है समझने का। उसमें फिर ठीक है, एक एक्टर आएगा अच्छा, जो अच्छा रहेगा वो अच्छा काम करेगा, जो बुरा है वो बुरा काम करेगा। लेकिन अगर डायरेक्टर अच्छा होगा तो एक जूनियर आर्टिस्ट को भी अपने फ्रेम में वो खराब नहीं करने देगा सीन। वो उस पर भी ध्यान रखेगा कि अच्छा नहीं, ये मेरा एक्टर परफॉर्म कर रहा है तो पीछे वाला क्या कर रहा है। तो ये अगर आपको सेंस नहीं है तो मुझे लगता है कि आपको डायरेक्शन में आने की, टेक्निकल डायरेक्टर फिर तो आप कैमरामैन से बोलिए कि वो एंगल लगा देगा और एक्टर अपने एक्टिंग कर लेगा। तो डायरेक्टर के लिए जिंदगी का परिचय, जिंदगी का अनुभव, चाहे वो किताबों के माध्यम से ले या खुद सोच के लिए, मरने के लिए जरूरी नहीं है कि आप मरेंगे तभी आप मरने का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक आदमी जब मरता होगा तो उसके आसपास के लोगों को क्या फील होता होगा, वो कैसे, आप डीप में जाएंगे ना तो बहुत सी चीजें हैं। हम लोग सोचते हैं कि अच्छा कोई मर गया तो इसका मतलब सब रोते रहेंगे। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बना रहा हूँ, मेरे बहुत करीबी, मैं जब अपने शहर में ही था तो एक बहुत करीबी के घर में उनकी मदर की डेथ हो गई, वो गुजर गई। मैं 3 दिन तक सिर्फ ये सोच के नहीं गया कि मैं जाऊंगा तो बोलूंगा क्या, कितना ग्रीफ होगा, कैसा होगा। और यंग एज में काफी बच्चे काफी यंग थे, मैं भी उस समय यंग था। 3 दिन बाद में जब गया तो बाहर से मुझे हंसने की आवाज सुनाई थी, और जब मैं गया तो लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक है वो बीमार थी तो चली गई है, वो एकदम नॉर्मल। मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो ये आप भी अगर देखेंगे तो ऐसा होता है। तो ये जिंदगी का अनुभव है। आप स्टीरियोटाइप, मर गया रोना है, मर गया रोना है, रोने के भी 50 तरीके हो सकते हैं। किसी आदमी की आंख में आंसू नहीं निकलेगा फिर भी वो रो रहा है, कोई आदमी दहाड़े मार मार के रोएगा। तो आपको जब तक ये नॉलेज नहीं होगा कि चाहे इस सिचुएशन में ये कैरेक्टर कैसे करेगा, तब तक आपकी चीज कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। करने को तो कुछ भी होता है, हो ही रहा है, लेकिन आपको एज ए डायरेक्टर बहुत एक जिम्मेदारी का काम है। आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि आपको एक्टर अपने कैरेक्टर के बारे में सोचता है। ठीक है, मैं ये हूँ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ आगे ये होगा, तो इस समय मैं ये करूंगा। लेकिन डायरेक्टर ओवरऑल स्टोरी के सेंस में देखता है कि अच्छा ये तो कर रहा है, लेकिन इससे मेरी कहानी पे क्या असर पड़ेगा, दूसरे कैरेक्टर पे क्या असर पड़ेगा। तो उसका काम है वो बैलेंस करना। वो वाइड एंगल में देखता है सब कुछ, एक्टर जो है वो क्लोजअप में देखता है, वो सिर्फ अपना देखता है। तो डायरेक्टर के लिए जिंदगी का अनुभव होना, स्पिरिचुअली तो ठीक है, वो एक अलग बात है, सबका अपना अपना ये है, लेकिन वो जिंदगी का अनुभव होना वो बहुत जरूरी है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट सर आपने कभी सोचा, ड्रीम प्रोजेक्ट, जो हालातों की वजह से नहीं बना पा रहे हैं आप? नहीं बना पा रहे हैं ऐसा तो, मैंने एक बहुत पहले कोरियन फिल्म का कॉपीराइट लिया था।
मैंने कब 2003 या 4 में मैंने फिल्म फेस्टिवल में देखी थी वो फिल्म, एशियन फिल्म फेस्टिवल में। राइट्स उसी टाइम ले लिया आपने? हाँ, मैंने वो फिल्म देखी और थिएटर से बाहर निकला, इरोज में देखी थी टाउन में, और सीधा मैं अपना गया था कोरियन एम्बेसी जो कैंप्स कॉर्नर में है। अरे मुझे इस फिल्म की डीवीडी चाहिए, मैं इसको रखना चाहता हूँ। इतनी प्यारी फिल्म थी, इतनी मतलब टेंडर फिल्म थी, लव स्टोरी है, सिंपल। 2 फिल्में उसी देखी थी मैंने और दोनों ही अद्भुत फिल्में थी, लेकिन एक फिल्म मैंने बोला कि ये दोनों तो मेरी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं इसका रीमेक करूँगा, उस समय मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो मैं गया, लेकिन उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो मैं उस ज़माने में जब भारत में कोई अमेज़न या नहीं था, तो मैंने अमेरिकन अमेज़न से 1000 रुपये उसका सीडी, 2 पार्ट में सीडी थी वो, और 1000 रुपये डिलीवरी चार्ज थे। तो 2000 में मैंने उस समय में मंगाया था वो। फिर मैंने बाद में उसका कॉपीराइट लिया, तो वो मैं नहीं बना पाया। आज तक मैंने बहुत बार बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ बात हुई, लेकिन समहाउ हर प्रोजेक्ट की अपनी किस्मत होती है। वो बहुत ही टेंडर प्यारी सी कहानी है, बहुत मतलब कोई बड़े बजट की भी नहीं है, बहुत छोटी सी कहानी है। लेकिन उसका भी मेरे उसके जो प्रोड्यूसर है ओरिजिनल कोरियाई, उनसे मेरी बहुत अच्छी मतलब जान पहचान हो गई। इसके कारण बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है वो पूरे वर्ल्ड सिनेमा में। कोरिया की बड़ी बड़ी हिट फिल्मों में से 5 उनके नाम है एज ए प्रोड्यूसर। तो मतलब यही मेरा गेम है, लेकिन वो भी आज नहीं तो कल शायद मैं बनाऊंगा। लेकिन जैसा आपने बताया सर अभी कि काफ़ी सारे प्रोड्यूसर को आपने पिच भी किया हुआ है, क्या कभी फील होता है कि लोग ये टैग लगा के देख रहे हैं कि टीवी डायरेक्टर हैं? यस, मैं यश राज में मेरे जो प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने ही बोला कि मैं यश राज के सीईओ को जानता हूँ। बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, 10-12 साल 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 12 साल मैंने इसका कॉपीराइट कब 2007 या 8 में लिया था, या उसके बाद लिया था। तो उन्होंने मेल किया कि भाई मेरी फिल्म का कॉपीराइट इस आदमी ने लिया है और मुझे अच्छा लग रहा है आप। लेकिन उनका मेल क्या जवाब आया, उन्होंने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी कि नहीं हम इनसाइडर्स के साथ काम करते हैं, हम बाहर के लोगों के साथ काम नहीं करते। मैंने धर्मा में भी भेजी, मैंने नेटफ्लिक्स में भेजी, हर जगह से ये कि नहीं नहीं, हम एक स्टैंडर्ड आंसर होता है कि एट प्रेजेंट वी आर नॉट लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस। तो ये स्टैंडर्ड आंसर था लोगों का। जबकि आप मुझे लगता है कि वो फिल्म जब मेरे ऊपर इतना इम्पैक्ट, अब मैं लिटरली बताऊं फिल्म का इम्पैक्ट, जब खत्म हुई थी फिल्म तो फेस्टिवल्स में बुद्धिजीवी दर्शक जाते हैं ज़्यादातर। 80% लोग अपनी सीट से उठ भी नहीं पाए थे और 50% लोगों की आंख में आंसू थे। और जबकि फिल्म इतनी सिंपल थी, तो वो इम्पैक्ट देख के मैंने वो फिल्म ये की थी। और बाद में मैंने एक उसकी भी बहुत लंबी कहानी है, बड़े बड़े एक्टर्स को सुनाई। बड़े बड़े एक्टर्स बहुत सारे रेडी भी थे, एक्टर्स भी बहुत सारे आजकल प्रोड्यूसर बन रहे हैं, तो वो लोग भी करते हैं। तो बहुत सारे मतलब एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे मेरे साथ जो बनाना चाहते थे, उन्होंने ट्राई भी किया लेकिन नहीं बन पाया समहाउ एनी हाउ। तो उसके लिए बड़े एक्टर ही सोच रहे हैं आपको ही? अभी तो मैं दूसरा प्रोजेक्ट सोच रहा हूँ। अभी मैं महाभारत, लेकिन उसमें आपके विजन में कौन एक्टर थे उसके लिए? इस समय तो हमने अमृता राव को साइन भी किया था जब विवाह वगैरह के बाद वो जब टॉप पे थी, तो जो कि मेन कैरेक्टर एक लेडी ही है, तो अमृता राव को साइन भी किया था। लेकिन उन्होंने ही प्रोड्यूसर को बोला कि मेरे अपोजिट डायरेक्टर नया है, तुम मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद है, मैं करूँगी, लेकिन मेरे अपोजिट कोई बड़ा एक्टर चाहिए। तो वो जो बड़े एक्टर के चक्कर में हम लोग गए, तो फिर वो नहीं हो पाया, फिर वो नहीं बन पाया आज तक। लेकिन ठीक है, आज नहीं तो कल भगवान चाहेगा मैं खुद ही प्रोड्यूस कर लूँगा उसको, मैं खुद ही बना लूँगा। मैं उनके प्रोड्यूसर के टच में हूँ। बाद में भी 1-2 कॉर्पोरेट्स भी इंटरेस्टेड थे, लेकिन वो कहानी बदलना चाहते थे, तो जो मुझे पसंद नहीं आई, तो फिर मैंने उसको बोला नहीं ठीक है, हम नहीं बनाएंगे ये। अभी मेरा पूरा फोकस है, इसके बाद महाभारत मैं बनाना चाहता हूँ फिल्म? हाँ, फिल्म 3 पार्ट में। लेकिन महाभारत को लेके चर्चा आमिर खान बनाने वाले हैं, कोई वो अलग महाभारत है? उसने ये तो ये नहीं है, ये मेरा अपना इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, ये तो ओपन सब्जेक्ट है। राजा मौली जी भी बनाना चाहते हैं, आमिर खान भी बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं, हर तरह से समर्थ हैं। मैं तो उसके मामले में बहुत, लेकिन मेरी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर रामायण और महाभारत अपने जीवन में नहीं बना पाया तो मेरा जीवन शायद अधूरा रह जाएगा। मैं इसीलिए, और मेरी फिल्म की जब एडिटिंग पूरी हो गई तब मैंने एक प्रण लिया कि अभी से जब तक महाभारत मैं रिलीज़ नहीं करूँगा तब तक मैं कम से कम 10 पेज महाभारत के ज़रूर पढ़ूँगा। और मैं ऑलरेडी लगभग 9-9,500 पेज स्टडी कर चुका हूँ महाभारत के। 6 खंड में है पूरी, 1200 से 1500 पेजेस की एक गीता प्रेस की। उसके अलावा और किताबें हैं। तो मैं 9,000-9,500 पेजों का स्टडी कर चुका हूँ और 3-4 हज़ार पेज और मुझे स्टडी करना है। मेरा स्क्रीन पे भी काम चल रहा है, रिसर्च पे भी काम चल रहा है, तो उम्मीद है कि अगले साल मैं उसको फ्लोर पे ले जाऊँ। तो मेरा तो बाकी हरी इच्छा। ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपको इसके लिए। महाभारत की आप बात कर रहे थे,
स्पिरिचुअल आप कितने हैं? क्योंकि सब्जेक्ट को लेके स्पिरिचुअल आप हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में कितने स्पिरिचुअल आप? देखिए, महाभारत में जैसा नॉर्मल होता है कि रिसर्चर्स ने रिसर्च किया, राइटर ने एक स्क्रिप्ट लिखी, डायरेक्टर आया, उसने डायरेक्ट कर दिया। एक फॉर्मेट ये भी हो सकता है, लेकिन मैं अगेन उस बात को रिपीट करूंगा कि रामायण महाभारत, कम से कम ये 2 सब्जेक्ट जो हैं, विषय हैं, इनको बनाना एक जिम्मेदारी है। दे कैन नॉट बी ओनली अ प्रोफेशनल असाइनमेंट। मैं जो खुद ये पढ़ रहा हूँ, मैं आज भी कितनी बार 2 बज जाते हैं रात के किसी काम से, या जब मेरा पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था, मैं एक दिन सिर्फ मिस किया है मैंने। जब मेरा पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था, मैं 24 घंटे में भाग रहा था, तो शायद एक दिन मैंने पिछले 8-9 महीने में मिस किया होगा, नहीं तो मैं हर रोज इतनी बार मन करता है कि नहीं है, छोड़ देता हूँ अभी, कल पर नहीं नहीं, अगर सोचा है। और तभी मैं 9,000 पेज पढ़ भी पाया। खुद स्टडी करना। और महाभारत के बारे में मैं बताऊं कि हम लोगों के दिमाग में ये भर दिया गया है कि अरे घर में मत रखो, झगड़ा होता है। महाभारत दुनिया में ज्ञान का सबसे बड़ा खजाना है। मैं दुनिया में, और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, पढ़ने के बाद कह रहा हूँ, मैं अभी 5वां खंड पढ़ रहा हूँ। और शांति पर्व और वन पर्व, महाभारत के ये जो 2 चैप्टर हैं, उसमें आपके सारे प्रश्नों के उत्तर है। हमारे यहाँ जो जातिवाद था, या सती प्रथा थी, या जितनी भी कुरीतियों की बात की जाती है कि ऐसा था, भेदभाव था, ये सब आप पढ़ लेंगे, आपके मन में कोई संशय नहीं रहेगा। ये सारे जो विवाद आज चल रहे हैं इन चीजों को लेकर कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जाति क्या है, वर्ण क्या है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर आपने महाभारत का सही ढंग से स्टडी कर लिया। लेकिन आज के ऑडियंस के अकॉर्डिंग आपको नहीं लगता कि कुछ न कुछ इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है? मुझे लगता है कि महाभारत को सही रूप में वेद व्यास जी ने जैसा लिखा है उसको दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें समाज में और भारतीय जनमानस में फैली हुई है। उनका निराकरण ऑथेंटिसिटी के साथ, मतलब प्रामाणिकता के साथ होना जरूरी है, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ कि रामायण, वाल्मीकि रामायण और महाभारत हमारा इतिहास है, और इतिहास को सही ढंग से जानना बहुत आवश्यक है। अगर आप इतिहास को नहीं जानेंगे तो आपका भविष्य कभी अच्छा नहीं हो सकता। आपके मन में कोई भी आकर कुछ भी प्लांट करेगा और आप उसके साथ बह जाएंगे। अगर आप जानते हैं कि आपने पढ़ा है, तो आपको मैनिपुलेट करना, आपकी मानसिकता को चेंज करना उतना आसान नहीं रहेगा। लेकिन जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, आप सुन सुन के लोगों पे भरोसा करते रहेंगे, तो वो, और आज की जनरेशन में अच्छी बात क्या है कि वो जागरूक हो गई है, वो जानना चाहती है अपने इतिहास और अपने समाज के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में। ठीक है, आपको नेगेटिव बातें आपको फीड की गई हैं कि हमारे यहाँ अरे बहुत अत्याचार होता था जाति के नाम पे, ये होता था, ऐसा नहीं है कि नहीं होता था, लेकिन ये लेटर जब अंग्रेज आए उसके बाद ये सब चीजें बढ़ी हैं। उन्होंने जो डिवाइड एंड रूल की बात है वो झूठ नहीं है, वो गढ़ी हुई कहानियां नहीं है, उन्होंने वो किया। आजकल एक भाषा विवाद बहुत चल रहा है, मैं सेंसिटिव मुद्दा है, लेकिन मैं थोड़ी बहुत बात करना चाहूंगा उस पर। मैंने अभी काम किया दक्षिण में, मुझे तो कहीं किसी ने ऐसा नहीं लगा कि हमारे बीच भाषा के कारण, और हमारे यहाँ सब इंडस्ट्री के लोग थे, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, वर्क फोर्स में भी, यूनिट में भी सब तरह के लोग थे, थाई भी थे, अमेरिकन भी थे, न्यूजीलैंड के भी थे। कभी कोई विवाद किसी के बीच में नहीं था भाषा को लेकर, कम से कम। और अगर आप इतिहास भी खंगालें, हमारे यहाँ इतने यात्री आए, मैं कोई इतिहास का बहुत ऑथेंटिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी जो जानकारी है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैंने जो पढ़ा है, किसी भी इतिहासकार ने आज तक नहीं लिखा, सारे इतिहासकार आए, उन्होंने उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक यात्रा की, उन्होंने, किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा है कि भारत में उन्होंने कभी भी भाषा के नाम पर कोई विवाद देखा। आप बताइए, आदि शंकराचार्य मलयालम, केरल से निकले, पूरा भारत भ्रमण किया, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर जगह गए, 4 धाम की स्थापना की, 12 ज्योतिर्लिंगों को महत्व दिया। कभी आपने सुना कि उनके साथ भाषा के नाम पे कि अच्छा वो केरल से आ रहा है, उसके भाषा के नाम पे कोई हुआ हो, कोई भेदभाव हुआ हो? या इतने लोग व्यापार के लिए उत्तर के दक्षिण में जाते थे, कभी इसका कोई नामो निशान नहीं था। ये बहुत बाद में जब अंग्रेज आए, उनकी जनसंख्या कम थी, उनको पता था कि इतने लोग हैं, अगर ये लोग किसी भी दिन एक हो गए तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने वो प्लान बनाया। आप देखिए, समझना पड़ेगा कि उनकी प्लानिंग क्या होती है। उनकी प्लानिंग ऐसी नहीं होती कि आज बीज डालो और कल फल काटो, ऐसा नहीं होता। वो जानते हैं कि आज हम आपके दिमाग में क्या डालेंगे तो 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद समाज पे क्या असर होगा। तो उन्होंने इस प्लानिंग के साथ काम किया कि कैसे इनको डिवाइड करना है ताकि हम लंबे समय तक
बिना किसी रेसिस्टेंट के, इनको लूट के, इनको मार के, इनको आपस में लड़ा के हम राज कर सके। तो इस नीति के तहत ये भाषा विवाद ये सब शुरू हुआ। आप बताइए, अयोध्या में राम जी पैदा हुए थे, रामेश्वरम दक्षिण में तमिलनाडु में है। राम जी की जितनी मूर्तियां दक्षिण भारत में है उतनी उत्तर भारत में नहीं होंगी। हनुमान जी कर्नाटक में पैदा हुए थे, उत्तर भारत में जितनी मूर्तियां हनुमान जी की है उतनी दक्षिण भारत में शायद नहीं होंगी। तो ये उत्तर और दक्षिण का विवाद कभी था ही नहीं, ये पैदा किया हुआ विवाद है। भाषा संवाद का माध्यम है, भाषा विवाद के लिए बनी ही नहीं थी। जब सारे पशु पक्षी बात करते हैं, अपनी भाषा में बात करते हैं, इंसानों ने भाषा क्यों आविष्कार किया? क्योंकि हम अपनी संवेदना जो है वो दूसरे तक पहुंचा सकें। अपना विवाद दूसरे तक पहुंचाने के लिए आपको भाषा की जरूरत ही नहीं है। तो आप चिल्लाना शुरू कर दो, गाली गलौज करना शुरू कर दो, किसी भी भाषा में करो, सबको समझ में आ जाती है। आपको जो आपके टेंडर इमोशंस हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, उसको पहुंचाने के लिए भाषा की जरूरत पड़ती है। तो आप भाषा को कृपया विवाद का माध्यम नहीं बनाइए। समझने की जरूरत है कि क्यों लोगों ने हमें बांटने की कोशिश की और क्यों हमको एक होने की जरूरत है। चाहे वो कला के लोग हों, चाहे वो राजनीति के लोग हों, किसी भी फील्ड के लोग हों, उनको ये बात समझना पड़ेगा कि छोटे से क्षुद्र स्वार्थ के लिए हम ऐसा घाव न क्रिएट करें, हम ऐसा जख्म न दें जिसको भरना बहुत मुश्किल हो जाए। तो कुछ चीजें बहुत जिम्मेदारी के साथ हैंडल करनी चाहिए। आप तात्कालिक लाभ के लिए बहुत गहरा घाव दे सकते हैं, एक बहुत बड़ा विभाजन क्रिएट कर सकते हैं, ये क्षमता है लोगों में। तो आप अपने डिस्ट्रक्टिव पावर को कंट्रोल कीजिए। छोटे से गेन के लिए आप कितना गेन कर लेंगे लाइफ में? मैं अगेन फिर आऊंगा कि आप महाभारत पढ़िए, आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आपको लगेगा कि हमको कितना चाहिए और हमको कैसे जीवन जीना है। आपको जो आपके अंदर की भावना प्रेरित करती है कि मैं डिस्ट्रक्ट करके भी किसी तरह अपना सत्ता, अब खुद को सत्ता में ले आऊं या मैं अपना वर्चस्व बना लूं, वो कहाँ लेके जाती है? हमारे ऋषि मुनियों के मन में कोई संदेह नहीं था कि मानव जीवन एक संपूर्ण जीवन नहीं है। ये वो पूरा देख सकते थे कि हम पहले कहाँ थे, बाद में कहाँ होंगे। जैसे हम आज अपने पीछे के सारे दिनों को देखते हैं ना, कि कल थे, परसों थे, हमको पता है कि हमारे लिए वो अनजान नहीं है। तो वैसे ही एक मानव जीवन सिर्फ एक दिन है, एक प्राणी के लाइफ सर्कल का वो एक दिन है। उनको पता था कि ये आगे भी होगा, ये पीछे भी होगा। आज तुम कर रहे हो, तुमको तो लग रहा है कि बहुत अच्छा है, सारी चीजें उसमें ऐसे प्रश्न भी किए गए हैं ना, इतने कमाल कमाल के प्रश्न हैं कि आप प्रश्न पे दंग रह जाओगे। उत्तर तो अलग बात है। आपको लगेगा कि हमारे अंदर का सारा द्वंद्व युधिष्ठिर ने पूछ लिया है, या मार्कंडेय ऋषि ने पूछ लिया है, या और भी ऋषियों ने, और भी लोगों ने पूछा है। तो चीजों को हम अगर सिर्फ अपने रूट की तरफ चले जाएं, हम अपने जड़ की तरफ चले जाएं, वेद अलग है, आप उपनिषद ही पढ़ लो ना, पुराण मत पढ़ो। पुराण पढ़ के आपके मन में बहुत सारी भ्रांतियां पैदा हो सकती हैं, उनमें भी हर चीज, क्योंकि हर चीज सिंबॉलिक है। हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो सिंबॉलिक नहीं है। सिंबल के माध्यम से लिखा गया है। अगर आप सिंबल नहीं समझ पाए तो आपके मन में बहुत सारी भ्रांतियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन उपनिषद, आज पूरी दुनिया के जितने फिलोसफर हैं, जितने सेल्फ हेल्प गुरु हैं, जितने कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, अगर आप जाएंगे उनकी जड़ में तो सबका सार उपनिषद है। जो हमारे उपनिषदों में जो लिखा गया है वो अल्टीमेट ज्ञान का खजाना है। और उन्हीं उपनिषदों का निचोड़ गीता भी है, श्री भगवत गीता, और महाभारत का वन पर्व और शांति पर्व विशेष तौर पे, उसमें भी वही बातें कही गई। ये जो कनप्पा की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत बार ऐसा हुआ, टीवी डायरेक्टर का टैग लगने की वजह से आपको काम नहीं मिला बहुत बार। वहाँ पे ये इशू क्यों नहीं आया? जो कि आपने बताया कि वहाँ पे आपको सामने से कॉल आया था, वहाँ पे ये चीज़ क्यों नहीं देखते हैं? नहीं, ये सब जगह देखते हैं। ये कोई जनरलाइज करना बहुत मुश्किल है। हर इंडस्ट्री में देखिए, आप भी, जैसे आप अगर पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपका एक, जब आपने शुरुआत की होगी तब आप किस तरह के लोगों से मिलते थे, किस तरह के लोगों का इंटरव्यू करते थे, और आज जैसे जैसे आपकी रीच बढ़ती जा रही है, आपका ओहदा बढ़ता है, तब आप कैसे लोगों का इंटरव्यू करते हैं। फर्क होता तो ये जो हायरार्की है, ये जो है ना, वो हर जगह है। लोगों में जब ये भावना आ जाती है कि हम ऊपर हैं, हम बड़े हैं, तो फिर वो लोगों को एक सामान्य मानव ये व्यवहार है प्राणी कि वो, हाँ, वो समझने लगते हैं कि अरे ये तो छोटा है, अरे ये क्या है, ये क्या करेगा, हम जो है वो है। लेकिन उसी में कोई कोई होता है जिसके अंदर गट्स होता है और जिसको अपने डिसीजन पे भरोसा होता है कि नहीं, मैंने इस आदमी का काम देखा है और ये जो काम किया ये थोड़ा तो अलग है जो बाकी लोगों ने किया है। तो वो देखा और एक आदमी का कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर,
इसीलिए मैं तो सिर्फ और सिर्फ कहता हूँ कि उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता, और उनके कॉन्फिडेंस के कारण उनके बेटे जो हमारे हीरो हैं विष्णु मंचू, उन्होंने भी मुझे स्वीकार किया। और कई बार मतलब विष्णु ने मुझे सीधा नहीं कहा, लेकिन मोहन बाबू सर ने मुझे बोला कि विष्णु ने बोला कि ही इज़ द बेस्ट डायरेक्टर आई हैव एवर वर्कड विद। वहाँ पे कभी सुनने को मिला आपको ऐसी चीज़ें कि कोई अगर कान भर रहा है उनका, या कहीं से खबरें आ रही उड़ती उड़ती? देखिए, शुरुआत में मुझे लगता है कि मतलब बहुत सारे लोग, कई बार ऐसा होता था कि वो बोले अरे ये टीवी का इसको क्या आता होगा, इसको कैसे चाहोगे ऐसा एक, लेकिन वो हमारे प्रोड्यूसर्स की तरफ से अभी कैसा ऐसा कभी नहीं था। लोग तो हैं, लोग जो आते हैं, अब यूनिट में 50 लोग आते हैं, वो 50 तरह की बातें करते हैं, और हर आदमी का मुंह भी नहीं बंद कर सकते। और मैं टीवी से हूँ तो हूँ, उसमें क्या है, उसमें शर्म की बात नहीं है। मैंने जो, देखिए टेलीविजन अगर आप सीखने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इससे बड़ा सीखने का कोई मीडियम नहीं है। आप 20 फिल्में करके, 20 फिल्में करने में आपके 25 साल लग जाते हैं, 30 साल लग जाते हैं। वो जो एक्सपीरियंस आप लेते हैं वो टेलीविजन का डायरेक्टर 1 साल में ले सकता है। वो 1 साल में उतना काम करता है। मैंने कोई ऐसा वेपन नहीं है जिसके साथ काम नहीं किया, मैंने कोई ऐसा एनिमल नहीं है जिसके साथ काम नहीं किया, मैंने कोई ऐसी ज्योग्राफिकल कंडीशन नहीं है जिसमें काम नहीं किया। मैंने हर तरह के एक्टर्स के साथ काम किया, एक से एक दुर्दांत, एक से एक इगोइस्ट, और एक से एक अच्छे भी लोगों के साथ काम किया है। हर तरह की यूनिट को झेला है, हर तरह के प्रोड्यूसर्स के साथ किया है, हर तरह के चैनल में काम किया है। वो एक्सपीरियंस जो है, आप या तो देखिए सब माइंडसेट की बात है। या तो आप काम कर रहे हो कि मुझे मेरा दिहाड़ी मिल रहा है शाम में, मेरे इतने पैसे बन गए, बाकी दुनिया बाहर में जाए, मैं खुश हूँ। या आप काम कर रहे हो कि एक ही, अच्छा ये सीन तो परसों भी यही सीन लिख के आया था यार, आज फिर वापस ऐसा ही सीन है। आप सोच सकते हो कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। अच्छा परसों मैंने ऐसा किया था, वो वर्क किया था, नहीं किया था, आज मैं इसको दूसरा ऐसे करके देखूं तो आपके ऊपर है। या तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो, या आप उसको अपने लिए लर्निंग टूल बना सकते हो। ये तो मेरे लिए सीखने का माध्यम है कि मैं एक सीन को 10 तरह से डायरेक्ट करके देखूं, अच्छा कौन सा वर्क कर रहा है। तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, अगर आप टेलीविजन में जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है वो फिल्मों में कभी नहीं मिल सकता। तो आपको उसको उसी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप उसमें खो गए कि ठीक है दिमाग घर पे रखो, जो सब बोल रहे हैं कर दो, तो फिर तो आप खो गए। आपको अपनी आइडेंटिटी बना के रखनी होगी, बचा के रखनी होगी कि नहीं मुझे ये चाहिए मेरे जीवन से। मैं डायरेक्टर क्यों बना? पैसे कमाने के लिए बना, ठीक है, सबका अपना अपना मोटिव है, एक्टर्स का भी है अपना है, प्रोड्यूसर्स का, डायरेक्टर का, उसमें कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। मैं कोई हूं नहीं ये कहने वाला किसी को गलत। मेरा मोटिव क्या है, मुझे जिंदगी में कहाँ जाना है, आपका अल्टीमेट एम क्या है? मेरा एम है कि मैं दुनिया में ऐसी फिल्म बनाऊं जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाए, कम से कम मेरे जीते जी। मेरा एम वो है। मैं महाभारत अगर बनाना चाहता हूं तो मैं इस तरह से बनाना चाहता हूं कि ये दुनिया में लोग देखें, पूरी दुनिया के लोग देखें तो कहें कि यस ये होती है फिल्म, ये है भारत का गौरव, ये है भारत की संस्कृति, ये है महाभारत की कहानी। मैं ऐसे भी बना सकता हूँ कि महाभारत की जो है बना लूंगा, इतने करोड़ में बनाऊंगा, इतने करोड़ में बिक जाएगी, इतने पैसे मेरी जेब में आ जाएंगे। ये भी मोटिव हो सकता है, किसी का गलत नहीं है। आपका क्या मोटिव है वही आपको कहाँ तक ले जाएगा ये तय करता है। अ, फिल्म के जो पैरामीटर्स होते हैं सक्सेस के, वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है या ऑडियंस फीडबैक है? आप किसको तवज्जो देते हैं ज़्यादा? दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने कितनी भी अच्छी फिल्म बनाई, अगर बॉक्स ऑफिस पे उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो उसका सीधा का सीधा इम्पैक्ट आधा हो जाता है, और बनाने वालों का भी उत्साह वो नहीं रह जाता। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड में फिल्में आती है, और न्यूज़ ऐसी भी आती है कि बॉक्स ऑफिस सिर्फ हवाबाजी है, सिर्फ नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन ऑडियंस का फीडबैक हर जगह न्यूज़ में दिखता है कि बहुत वाहियात है। ये तो आप लोग मीडिया में हैं, ये आप ज़्यादा गहराई से जानते होंगे कि इन बातों में क्या सच्चाई है। मैं तो मेकर साइड पे हूँ तो मैं इस बात पे ज़्यादा मैं उत्तर नहीं दे सकता। लेकिन देखिए दुनिया हर तरह की चीज़ होती है, वैसा भी होता है और वैसा भी होता है, जेन्युइन हिट भी होते हैं, बनाए गए हिट भी होते हैं। तो दोनों तरह के लोग हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे, आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते, आप पूरी दुनिया को एक जैसा नहीं बना सकते। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी ज़रूरी है, ऑडियंस फीडबैक भी ज़रूरी बिल्कुल बिल्कुल, दोनों बहुत ज़रूरी है। बल्कि कई बार तो ऐसा लगता है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ज़्यादा होता है तो फीडबैक भी अपने आप अच्छा हो जाता है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं होता है तो फीडबैक भी अपने आप, जो अच्छा बोलना भी चाहते हैं वो लगते हैं अरे नहीं इसने तो कमाया नहीं, कहीं कहीं मैं, उनको अपने ऊपर डाउट क्रिएट हो जाता है बोलने वालों। बहुत कम ऐसे, देखिए मैं मतलब थोड़ा विषयांतर हो रहा हूँ। जी, जी, बताइए। मैं अभी कुछ दिन पहले बच्चों को मैं कुछ भी देता हूँ, जैसे ये खा लो, मेरे गाँव की सब्जी है या कुछ भी है, वो नहीं 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 एक ही बार में मना कर देते हैं। क्यों नहीं खाते हैं ये? उनको जो छोटे बच्चे हैं, मैं 4-5 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ,
उनको कैसे पता? पिज्जा आप उनको बोलो, बर्गर बोलो या कोल्ड ड्रिंक बोलो, एक बार ना नहीं बोलेगा कोई, आइसक्रीम बोलो, वो उनको कैसे ये भेद पता कि ये हेल्दी है? ये उनको तो नहीं पता ना। मैंने बहुत दिमाग लगाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब मुझे समझ में आया कि ये वही चीज खाना चाहते हैं जो इन्होंने देखा है। क्योंकि वो चीजें ऐड के माध्यम से या कहीं भी होर्डिंग पे या कहीं भी उनके दिमाग में वो एग्जैक्टली। फीड की गई हैं, इसलिए वो उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जो चीज उन्होंने देखी नहीं है उसको डिस्कार्ड कर लेते हैं, क्योंकि अभी उनको फर्क पता नहीं है। इसी तरह से हमारे माइंड को भी मैनिपुलेट किया जाता है कि चीजें क्या हैं, कैसे हैं और क्यों हैं। तो ऑडियंस भी अपने अंदर उनकी बहुत क्षमता नहीं होती, हर आदमी की नहीं होती कि वो बोल्ड डिसीजन ले कि ये फिल्म अच्छी है या बुरी है। बहुत से लोग फिल्म देखने के बाद भी वो नहीं बोलेंगे कि अच्छी है या बुरी है, वो वेट करते हैं कि अच्छा सामने वाला क्या बोलता है, या कुछ जो बड़े लोग हैं वो क्या बोलते हैं, फिर वो उसी लाइन को फॉलो करते हैं। अपना मंतव्य रखने से लोग डरते हैं कि अरे बोलूंगा तो कई लोग मजाक ना उड़ा दें मेरा, अरे ये तो बहुत बकवास सुना, तुमने अच्छी कैसे बोल दी, ये तुमने बहुत अच्छी बोल दी, ये वाइस वर्सा। तो लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। बॉक्स ऑफिस नंबर अगर अच्छा है तो बुरी फिल्म भी अच्छी है, बॉक्स ऑफिस नंबर अगर खराब है तो अच्छी फिल्म भी बुरी है। ये सिंपल रूल है। हाँ, अगर आप बिल्कुल पहले से सोच के बना रहे हो, जैसे पुराने जमाने में श्याम बेनेगल जी या गोविंद निलानी जी या अदूर गोपाल कृष्णन, सत्यजीत रे बनाते थे, बॉक्स ऑफिस से उनका मतलब नहीं होता था। उनको पता था कि मैं ये फिल्म बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ और यहाँ के लिए बना रहा हूँ, तो वो एक अलग मुद्दा होता था। लेकिन अब वो भेद खत्म हो गया है। अब सारी फिल्मों के लिए बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस होना जरूरी हो गया है। लेकिन अब डायमेंशन भी खुल गए हैं। अब बॉक्स ऑफिस के अलावा अब ओटीटी भी है, आपके पास डिजिटल मीडियम है, सैटेलाइट है। तो मुझे लगता है कि फिल्म बिजनेस के लिए अच्छा समय है। अगर आप कोई भी चीज़ बजट के अंदर बनाते हैं, सही ढंग से इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको सही ढंग से यूटिलाइज करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट समय है फिल्म बनाने के लिए। ओटीटी के आने के बाद काफ़ी सारे रास्ते खुल गए हैं, चाहे एक्टर्स के लिए हो, मेकर्स के लिए हो। क्या ओटीटी में भी मतलब इस बात का सामना करना पड़ा आपको कि टीवी डायरेक्टर है, वहाँ भी ये फेस करना पड़ा आपको? 100% हर जगह है, हर जगह का एक ब्लॉक बना हुआ है। एक जो वो जैसे मुंबई में ये साउथ मुंबई का है, ये लोखंड वाला का है और ये मीरा रोड का है, तो वैसे ही यहाँ भी वो बनी हुई है। अच्छा ये ओटीटी किया है इसने, नहीं, अच्छा ये टीवी किया है, हाँ, अच्छा फिल्म किया है, काम वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये है, इसको आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने मैंने कई ओटीटी के लिए भी कई कॉन्सेप्ट बनाए हैं जो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कई जगह भेजा भी, शायद ये आता होगा कि अच्छा मेकर कौन है, डायरेक्टर कौन है, अच्छा ये टीवी का है, नहीं ठीक है रहने दो, बाद में देखेंगे। लेकिन उसी में ऐसा नहीं है कि चांस नहीं मिलता। बहुत सारे टीवी के डायरेक्टर हैं, रविंद्र गौतम जी हैं या शिवम नायर हैं जो टीवी में थे, अनुराग बसु तो बहुत ऊपर चले गए हैं, काफ़ी उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक टीवी में काम किया। सिद्धार्थ सेन गुप्ता जी हैं जो अच्छे डायरेक्टर थे, उनको ड्यू मिला है, वो ओटीटी में भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन वो है, भेदभाव तो है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो उसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार आप कर लेते हैं, अपने आप को प्रूव कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। तो कभी सोचा है आपने कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाए जिसमें कोई ओटीटी की ज़रूरत नहीं हो, कोई फिल्मों की ज़रूरत नहीं हो, कोई सीरियल की ज़रूरत नहीं हो, कुछ इंडिपेंडेंट, जैसे रामायण कर रहे हैं आप ओटी उसके लिए कर रहे हैं कि थिएटर में रिलीज़ करना है मुझे, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो बहुत ज़्यादा दिल के करीब हो कि मैं अपने पैशन के लिए करना चाहता हूँ, कमर्शियल नहीं? मैं अपने पैशन के लिए रामायण और महाभारत ही करना चाहता हूँ। वो वही कमर्शियल हो जाए सर? नहीं है, वो मेरे लिए पैशन है। वो कमर्शियल होगा, वो उसका बाई प्रोडक्ट है। जैसे आप कुछ कर्म करेंगे, आप यहाँ मारेंगे, तो ये उसको अकेलेगा, ये बाई प्रोडक्ट है, आपका कर्म ये है। तो वो मेरे लिए वही पैशन है। मेरे लिए रामायण और महाभारत ही पैशन है। रामायण अभी पहले मैंने सोचा था कि मैं रामायण बनाऊंगा, लेकिन नीतीश जी ने जब ये अनाउंस हो गई कि ये फिल्म बन रही है, तो फिर मैंने बोला कि नहीं, पहले मैं महाभारत बनाता हूँ, रामायण फिर कभी बनाया जाएगा। क्योंकि नीतीश जी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत संवेदनशील डायरेक्टर हैं, मुझे उम्मीद है कि वो अच्छी फिल्म बनाएंगे। लेकिन मैं ज़िंदगी में रामायण और महाभारत, बाकी हरी की इच्छा, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से, मेरे लिए वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं ये दोनों कहानियाँ जैसा वास्तविकता में लिखी हुई हैं वैसा मैं जनमानस तक को उसी भावना के साथ पहुंचा पाऊँ, तभी मैं समझूंगा कि मैं एज ए मेकर मैं सफल हूँ। कुछ भी आप उसमें डालने की कोशिश नहीं करेंगे, जैसे ऑन डिमांड, जैसे आज की जनरेशन को क्या, जैसे सवाल मैंने पहले भी पूछा था, क्योंकि मार्केट की डिमांड के हिसाब से भी हमें कुछ क्रिएटिव ऐड करना पड़ता है उसमें। ये दोनों दुनिया की, संसार की सारी कहानियों की जननी है, रामायण और महाभारत। महाभारत के बारे में कहा जाता है यन्न भारते तन्न भारती। जो महाभारत में नहीं है वो पूरे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करता। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है इस सृष्टि में जिसका वर्णन महाभारत में नहीं किया गया।
अगर किसी को ये अहंकार होता है कि मैं महाभारत को और बेटर कर सकता हूँ, तो मतलब उस पर हंसा ही जा सकता है। जो जिससे दुनिया का सारा ड्रामा पैदा हुआ है, ये इमेजिन करना कि एक औरत के 5 पति होंगे और वो सती सावित्री है, और दुनिया के 5 वॉरियर हैं, उनकी पत्नी का चीरहरण हो रहा है और वो बैठ के चुपचाप देख रहे हैं। ये कल्पना आज का भी कोई राइटर कल्पना नहीं कर सकता। आप उस जमाने में वो ना, और ये चीज हुआ है, ये हमारा इतिहास है। ऐसे ऐसे कैरेक्टर हैं महाभारत में, ऐसे ऐसे सिचुएशन है, और वाल्मीकि रामायण में भी दोनों का अलग अलग मंतव्य था। कि एक बड़े विद्वान हैं विनय झा जी, वो बहुत अच्छी बात कर रहे थे, मैंने उनका एक पॉडकास्ट सुना था कि रामायण त्रेता युग के अंत में लिखी गई थी। क्यों? ताकि द्वापर युग के लोगों को उससे प्रेरणा मिल सके, उससे कुछ सीख मिल सके। और महाभारत द्वापर युग के अंत में लिखी गई थी ताकि कलयुग के लोग उससे कुछ सीख सके। वो उस जमाने के लोगों के लिए नहीं थी, वो आज के जमाने के लिए लोगों के लिए थी। तो उसकी सही देखिए, फिल्म, इतनी बड़ी कहानी को फिल्म में नहीं उतारा जा सकता, तो आपको कुछ ना कुछ तो उसमें करना पड़ेगा। 5 सीन को मिला के एक दृश्य बनाने पड़ेंगे, या कैरेक्टर्स की मानसिकता समझ के कुछ नए सीन क्रिएट करने पड़ेंगे, ताकि बहुत विस्तार में ना जाके मैं छोटे में उसको कह दूं, या आगे का पीछे करना पड़ेगा, या पीछे का आगे करना पड़ेगा। ये जैसे 5वां खंड शांति पर्व है, उसमें जो गूढ़ ज्ञान है, जो उसमें खजाना है ज्ञान का, उसको आपको उठा के पहले के दृश्यों में डालना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन जो मूल भावना है, जो जिस आत्मा से लिखी है, जैसे भगवान राम रावण के अत्याचार से संसार को मुक्त कराने के लिए आए थे, वो रावण को मुक्ति दिलाने के, मुक्त करने, अत्याचार से मुक्त करने में और उसको मुक्ति दिलाने में कितना फर्क है। तो इतना मतलब वो नुक्ते के फेर से जो खुदा से जुदा हो जाता है, वो वाली बात है कि आपने इतना सा कह के पूरा मोटिव चेंज कर दिया। तो वो भावना नहीं मिटनी चाहिए। अब रावण का कैरेक्टर है, बहुत सारी फिल्मों में लोग उसको जस्टिफाई करने लगते हैं कि नहीं नहीं इसलिए उसने किया। लोग क्या होता है ना कि अच्छा बड़ा एक्टर अगर ले लिया तो उसके कारण उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। विलन भी है तो उसका एक कारण है। नहीं, जो अगर वेद व्यास जी ने नहीं लिखा, अगर वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा इतने बृहद ग्रंथ में, और ये इतिहास क्यों है? क्योंकि वाल्मीकि जी खुद रामायण के पात्र हैं, उन्होंने सुनी सुनाई घटना नहीं लिखी। वेद व्यास जी खुद महाभारत के पात्र हैं, उन्होंने सुनी सुनाई घटना नहीं लिखी जी। तो अगर आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे, अगर उससे पुराना कोई ग्रंथ है तो आप वो ले आओ कि नहीं ये उससे पुराना है, उसमें अलग लिखा हुआ है। अगर नहीं है तो फिर आपको तो वो मानना पड़ेगा। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भी कहते हैं कि अच्छा जो विजेता होता है वो इतिहास अपने हिसाब से लिखवाता है। ये भी एक बात आती है कि उन्होंने तो अपने पांडव जीत गए थे इसलिए उन्होंने दुर्योधन को बुरा बता दिया, या उन्होंने शकुनी को बुरा बता दिया, या कर्ण को बुरा बता दिया। देखिए हमारे ग्रंथों में ना कुछ भी छुपाए नहीं गए। मैं पुंडरीक जी महाराज का सुन रहा था एक पॉडकास्ट, उन्होंने ये बात बहुत अच्छी बात कही, जो कई अच्छी बात कहीं से भी ग्रहण करना चाहिए, कि अगर विजेता के हिसाब से लिखवाया जाता तो लिखता ही नहीं कि युधिष्ठिर ने जुआ खेला था या पत्नी को हारा था। या जब कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जब दुर्योधन से अकेले बोलते हैं कि मेरा एक भाई से लड़ लो, फिर भी अगर तुम जीत गए तो तुमको सारा राज्य दे दूंगा, तो कृष्ण भगवान उनको बुरी तरह से डांटते हैं। नहीं लिखवाते हो, क्या जरूरत है लिखवाने की? एकदम बेदाग बेलौस की मैं तो महान हूं, मैं बचपन से महान था, मैं पैदा महान हुआ था, मैं महानता का जीवन जिया और मैं महान ही मर गया। नहीं ऐसा है। राम जी ने छुप के बाली को मारा तो वो लिखा हुआ है, क्या जरूरत थी लिखवाने की? लिखते कि मैं गया सामने और बाली को मार दिया, लिखना ही है ना। अगर केवल कौन आपसे क्वेश्चन करने आता कि क्यों लिखा और सामने से मारा? लेकिन नहीं, जो हुआ था उन्होंने लिखा। तो ये प्रूव करता है कि ये ऑथेंटिक है जो लिखा हुआ है, कुछ मैनिपुलेट नहीं किया गया। महाभारत के बारे में मैं बूढ़ जाऊंगा तो और भी महाभारत, हाँ, चर्चा करेंगे हम सर। तो वो बहुत डीप बातें हो जाएंगी आपके सामने, परत दर परत, जैसे प्याज का छिलका खोलते हैं ना, वैसे छिलका खुलने वाली बात है, और खत्म भी नहीं होगी ये। और खत्म भी नहीं होती। मैं तो वो तो इतना कुछ है, आप समझो ना कि हर पार्ट 1000 से 1500 पृष्ठों का है, तो उसमें आप 6 खंड में आप समझो कि 8000 पृष्ठ हैं। और हर पृष्ठ पे मैं मार्किंग, मैं किताब लाया नहीं हूँ, आप देखेंगे हर पृष्ठ पे मैं सोचता हूँ कि अरे इतना मैं मार्क कर रहा हूँ, कैसे मैं इतना दिखा सकता हूँ? ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ठीक है अभी तो मार्क कर लेता हूँ, आगे देखूंगा। क्योंकि आप उसमें कुछ छोड़ नहीं सकते, हर चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, हर बात। मैं तो कितनी बार प्रश्न देखता हूँ और मैं मतलब मुग्ध रह जाता हूँ कि ये प्रश्न जो आज कितने हजारों साल पहले पूछा होगा, ये तो हमारे मन का द्वंद आज भी है, हम आज भी उसी प्रश्न से जूझ रहे हैं, और हमारे सामने उत्तर दिया हुआ है, हमने कभी पढ़ा नहीं। तो ये तो वही है कि हमने काला चश्मा लगा लिया कि हम नहीं पढ़ेंगे, केवल सुनेंगे बस। महादेव के ऊपर भी काफी सारे शोज आए हैं, कुछ ऐसी चीजें लगती है आपको जो दिखाई गई जो सच नहीं थी?
देखिए, इस पे मेरा अध्ययन ज़्यादा नहीं है, तो मैं जिस पे नहीं है मैं उस पे बात नहीं करूँगा। लेकिन हर जगह तो टीआरपी के लिए और चीज़ें कुछ न कुछ चीज़ें सीरीज बुराई है की आई हैं, की जाती हैं, वो बताई जाती हैं, या बहुत सारे क्या है ना, वही मैंने बोला कि रेफरेंस निकाल लेते हैं कि अच्छा कहीं एक जगह किसी ने लिख दिया तो वो तो मैं यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे लिए आपको जज करना चाहिए कि अच्छा एक जगह ऐसा लिखा हुआ है लेकिन क्या वो सर्वमान्य है, बाकी जगह है। जैसे अगेन मैं महाभारत पे आऊँगा। द्रौपदी ने कहा कि मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं करूँगी, स्वयंवर में। महाभारत के 1206 वर्जन हैं, जो बोरी जो भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ने जो रिसर्च किए हैं, उसमें सिर्फ 5 वर्जन में ऐसा लिखा हुआ है कि द्रौपदी ने ऐसा बोला। बाकी 1201 वर्जन में कहीं नहीं है कि द्रौपदी ने ऐसा कुछ बोला था। तो अब आपको अगेन फिर वही आप जाति की बात है कि अच्छा उसके साथ जाति के नाम पे अत्याचार हुआ, तो आपको देखना पड़ेगा कि समाज में और भी उदाहरण हैं क्या ऐसे कि ऐसा कुछ हुआ था। अगर नहीं है तो एक के साथ क्यों हुआ था, ऐसा क्या हुआ था, मतलब उस एक में कोई प्रॉब्लम होगी तभी ऐसा हुआ था। शंबुक, राम जी के द्वारा शंबुक के मारे जाने की भी बहुत लोग चर्चा करते हैं, लेकिन अगर राम जी ने बाकी जो शूद्र थे, निषाद राज थे या अपना सबरी थी, किसी पे राम ने सबको गले से लगाया। राम राज्य का लोग उदाहरण देते हैं, अगर एक को मान लीजिए, बहुत लोग कहते हैं कि वो नहीं भी था, वो नहीं हुआ था, बाद में जोड़ा गया। अगर हुआ भी था तो आपको ये पहले सोचना चाहिए कि उन्होंने अगर किया तो ऐसा क्यों किया। सीधा ये कहते हैं राम ने तो ऐसा कर दिया तो वो तो गलत थे, ऐसा शूद्रों के साथ। दूसरा, कभी ऐसा उदाहरण मिलता है? कहते हैं कि राम जी का शासन 10,000 साल का था, क्या 10,000 साल में दूसरा कोई उदाहरण मिला कि उन्होंने किसी शूद्र को मारा, या और किसी ने, राम जी ने नहीं किसी और ने मारा? ऐसा नहीं। तो कुछ तो कारण होगा, आपको विवेचना करनी पड़ेगी। आप सिर्फ सुन के, जैसे कौवा कान लेके भाग गया, आप कान नहीं देख रहे हो, कौवे के पीछे भाग रहे हो, तो हमारी सिचुएशन वही है। हम चीज़ों को समझना नहीं चाहते, हम एक नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं, और हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, हमको रिसर्च नहीं करना पड़ रहा है, हमको स्टडी नहीं करना पड़ रहा है, हमको किसी ने एक थमा दिया, हम उसको लेके बाजा लेके बजा रहे हैं। आप पढ़ो, आप करो, फिर अपने दिमाग से डिसाइड करो कि ये सही था, ये गलत था। बतौर निर्देशक सर, आप जब फिल्म देखने जाते हैं थिएटर में, आप किस तरीके से देखते हैं, बतौर ऑडियंस या बतौर निर्देशक? जैसे मैं आदिपुरुष की बात करूं तो आप किस हिसाब से उस फिल्म को देखें, निर्देशक के तौर पे या ऑडियंस के तौर पे? मैं नॉर्मली ऑडियंस के तौर पे डायरेक्टर तो आई नहीं, डायरेक्टर बहुत बाद में आता है। जब फिल्म खराब होती है तब डायरेक्टर आ जाता है, अगर फिल्म अच्छी होती है तो नहीं आता है। मैं थिएटर में फिल्में देखना पसंद करता हूँ। अभी हाल फिलहाल में मैंने बहुत पुरानी क्लासिक्स देखी, और मैं चाहता हूँ कि लोग भी, मुंबई में अभी पुरानी क्लासिक्स री रिलीज हो रही हैं, तो जो भी ये देख रहे हैं, जो फिल्मों के प्रेमी हैं, अभी मैंने गॉडफादर देखी कुछ ही दिनों पहले। थिएटर में देखने का जो एक्सपीरियंस है वो एक कमाल ही है। मैंने नायक देखी थी, सत्यजीत रे की। उत्तम कुमार मेरे ऑल टाइम फेवरेट एक्टर हैं। मैं पूरी दुनिया के, आप किसी भी एक्टर की बात करेंगे, अगर बोलेंगे एक एक्टर आप चुनो, तो मैं उत्तम कुमार को चुनूंगा। मैंने उनकी बहुत कम फिल्में देखी हैं, अमानुष हिंदी में उनकी हिट फिल्म थी, लेकिन उनका जो काम है, मतलब उनसे नेचुरल एक्टर मैंने नहीं देखा। और नायक जो फिल्म है, वो फिल्म के हर विद्यार्थी को वो फिल्म देखनी चाहिए। वो एक फिल्म डायरेक्शन का मास्टर क्लास है, वो एडिटिंग का मास्टर क्लास है, वो बैकग्राउंड म्यूजिक का मास्टर क्लास है, वो साउंड डिजाइन का मास्टर क्लास है, वो एक्टिंग का मास्टर क्लास है, वो स्क्रीन प्ले का मास्टर क्लास है। वो इतनी कमाल की फिल्म। देयर विल बी ब्लड अभी मैंने देखी जो, तो मैं जब भी, मैं अब तो ढूंढता हूँ, संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे नई फिल्में रिलीज होती हैं, तो उस समय नहीं होती, लेकिन मंडे से वो फिल्में आती हैं कि कुछ फिल्में जो पुरानी री रिलीज हुई। प्यासा भी मैंने देखी, मैं अपने बेटे को साथ ले गया, यंग जनरेशन का। उसको पहले किसी ने बोला, अरे वो तो मैं 10 मिनट बाद उठ के भाग आया, इतनी बोर फिल्म है। लेकिन वो इंटरवल हुआ, बोलता कितनी अच्छी फिल्म है पापा, कितनी कमाल की फिल्म है। और थिएटर में देखने के बाद वो घर पे जाके उसने दोबारा उसको देखा। तो हमने इतनी कमाल कमाल की चीजें बनाई हैं, थिएटर का जो है वो पावर है। तो मैं, अगर फिल्म अच्छी है तो ऑडियंस घुस जाता हूँ, फिर मुझे वो डायरेक्टर याद नहीं आता मुझे कि मैं, फिल्म जब खराब होती है, जब लूप होल्स दिखने लगते हैं, तब भी लगता है कि अच्छा ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। आदिपुरुष देखी थी आपने? हाँ देखी थी, वो तो उस समय हमारा प्रोजेक्ट बन रहा था, तो वो देखी थी मैंने। तो उस टाइम क्या आपका निर्देशक बाहर आया सर? हाँ, उस समय मेरा निर्देशक बाहर आया। देखिए, मुझे दूसरे फिल्मकार पे, मैं खुद फिल्मकार हूँ, क्या मुझे टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं कोई समीक्षक नहीं हूँ कि मैं किसी फिल्म की समीक्षा करूँ। ऑडियंस ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, मुझे बस
बाकी चीज़ें ठीक है, मुझे एक ही चीज़ से पूरी फिल्म में जो सबसे ज़्यादा शिकायत है, मैं बाकी चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर मुझे किसी अपने महान ग्रंथ पे फिल्म बना रहे हैं तो आपको कैरेक्टर्स से प्यार होना चाहिए, आपको उस कैरेक्टर्स की जटिलता, उनके डेप्थ, उनकी गहराई का ज्ञान होना चाहिए। उसमें एक दृश्य था कि रावण जब सीता जी का हरण करके ले जा रहा है तब राम जी उसके पीछे पीछे उन्होंने देख लिया है, क्योंकि ओरिजिनल न तो रामचरितमानस में ऐसा लिखा है न ही वाल्मीकि रामायण में, ये केवल ड्रामा क्रिएट करने के लिए किया गया कि राम जी पीछे पीछे भाग रहे हैं लेकिन वो विमान से लेके निकल गया। आपको अगर राम का चरित्र आपने पढ़ा होता, रघुकुल रीत सदा चली आई सबने सुना है, रघु का नाम सब जानते हैं, उनके पूर्वज थे। एक बहुत मशहूर कहानी है, प्रसिद्ध कथा है कि एक बार एक ब्राह्मण, रघु ने 3 बार पूरी पृथ्वी को जीता और दान करके कुटिया में रहते थे। तो एक ब्राह्मण को मतलब 1000 असरफियाँ चाहिए थी, मुद्राएं चाहिए थी, स्वर्ण मुद्राएं, तो वो उनके पास आया, बोले मेरे पास तो नहीं है लेकिन रुको मैं कोई इंतजाम करता हूँ, मेरे द्वार पे आया। वो बाहर आए और उन्होंने बोला कुबेर मुझे 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। कुछ आवाज़ नहीं हुई, दोबारा बोला कुछ नहीं हुई। उन्होंने धनुष उठाया और सिर्फ धनुष की टंकार से, तीर की जरूरत नहीं है, सिर्फ टंकार से उन्होंने स्वर्ग लोक हिला दिया और तुरंत 1000 स्वर्ण मुद्राएं गिर गई। तो वो पावर जो एक टंकार से दुनिया को हिला सकता है, स्वर्ग लोक, उसके सामने से रावण उठा के ले गया, वो राम कुछ नहीं कर पाए। आप राम का चरित्र आप नहीं समझे। आप राम सिर्फ देख लें, उनका तेज ऐसा था कि वो देख लें तो रावण गिर जाए, इतना तेज था, उसके सामने से ले गए। ये चीज, ये सब जो गलतियां हैं, आप ठीक है आप लिबर्टी लेते हैं, बहुत सारी चीजें आप अपने हिसाब से कॉस्ट्यूम डिजाइन करते हैं, अपने हिसाब से घर डिसाइड किया, लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये तो राम का चरित्र आपने समझा ही नहीं। तो ये चीजें है ना, ये ग्रेव मिस्टेक्स, मतलब मेरे हिसाब से, अगेन मैं कोई मतलब पर्सनल ये ओपिनियन है, बाकी सारी चीजों के लिए मैं उस पर नहीं करना चाहता टिप्पणी, लेकिन ये चीज जो है ये मुझे हमेशा खलती रहे कि राम भारत के ऐसे चरित्र हैं जिनको आप देखते हैं कि अच्छा अगर इंसान हो तो इनके जैसा, अगर आप उनको भी नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, अगर आप उनको भी ओवर ड्रामाटाइज करने के लिए आप उनको, राम सरलता की मूर्ति है, स्टाइलिश कृष्ण है। आपको इन सब कैरेक्टर्स का डिफरेंस समझना पड़ेगा, आपको युग का डिफरेंस समझना पड़ेगा। ये इतना बारीक है ना, इतनी चीजें हैं इसमें। राम और कृष्ण दोनों विष्णु के अवतार माने जाते हैं, लेकिन दोनों में कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। क्या राम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कृष्ण कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये इतनी बारीक चीजें हैं। आपको ये सब प्रोजेक्ट करने से पहले इनका अध्ययन, ये जानकारी होनी चाहिए। आजकल की फिल्म, जैसे सैयारा की बात कर रहे थे आप कि बिहाइंड द सीन हम बात कर रहे थे, सैयारा फिल्म को लेते हैं, वॉर 2 को लेते हैं, कुछ फिल्म की प्रमोशंस नहीं होती फिर भी चल जाती है, कुछ फिल्म की प्रमोशन बहुत तेज तरार तरीके से होती है फिर भी नहीं चलती है, क्या कारण रहता है सर? अब ये कारण तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, ये इस कारण को जानना बहुत मुश्किल है। हालांकि मैं एक उदाहरण दूंगा कि मैं इससे अलग है, मैंने सैयारा नहीं देखी, मैंने वार 2 भी नहीं देखी, दोनों फिल्में नहीं देखी हैं, तो मैं ज़्यादा उस पर नहीं कर सकता। पुष्पा टू का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था बिहार में उसका हिंदी ट्रेलर लॉन्च करना। अब क्या होता है ना, देखिए कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई बिहार की बात भी नहीं करता, आउटकास्ट के मतलब, जैसे ठीक है ना, जैसे हम बात करते हैं कि छोटा और बड़ा, तो बिहार आउटकास्ट, लेकिन फिल्म में टच डालते हैं बिहार यूपी। हाँ ना, वो डालते हैं केवल इसके लिए। लेकिन एक इतना बड़ा स्टार जो अपने आप पहले पुष्पा से अपने आप को प्रूव कर चुका हो, वो खुद वहां आता है, पूरी टीम के साथ आता है, इतने लोगों के बीच आता है, तो लोगों को, सिर्फ उनको नहीं, पूरे मिडिल क्लास को ये मैसेज जाता है कि ये हमको रिस्पेक्ट करता है, इसकी नज़र में हमारी वैल्यू है। वो जो मैसेज है ना, वो मैसेज पुष्पा 2 के लिए मास्टर स्ट्रोक था जो इसने उस फिल्म को उतना ऊपर पहुंचाया। वो एक कनेक्शन होता है कि लोगों ने, एक होता है ना कि ठीक है अरे ये कौन है, ये जाने दो, ये आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन नहीं, आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वहाँ कौन थे, क्राउड में आने वाले कौन थे, कोई एलीट क्लास होता है नहीं, मल्टीप्लेक्स में जाने वाला ऑडियंस था नहीं था, वो वहाँ वो लोग थे, रिक्शे वाले, ठेले वाले, या मिडिल क्लास सिंपल लोग थे।
तो उनका जो कनेक्शन होता है, उनको लगा कि यस, ये जो प्रोजेक्ट है, इसके मेकर, इसका डायरेक्टर या इसका एक्टर, वो हमको वैल्यू देता है, वो हमारी रिस्पेक्ट करता है, उसका वो प्रतिदान देने के लिए कि नहीं, इसने हमारी वैल्यू की है तो हमें भी जाना चाहिए। और फिल्म भी ठीक थी तो उसका मिला। तो ऐसी चीजें, ये जानबूझ के की गई मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो सक्सेसफुल है। बाकी कई बार होता है कि आपका तुक्का लगता है, कई बार नहीं लगता है। मार्केटिंग भी अब जो हिट हो जाती है तो लगता है कि अच्छा क्या कमाल की मार्केटिंग थी, नहीं होती तो वही मार्केटिंग खराब लगती है। आजकल की ऑडियंस देखिए, ट्रेलर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ट्रेलर से सूंघ लेती है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। जैसे पर्सनली मुझे आजकल सारे ट्रेलर है, खासकर एक्शन फिल्मों के, एक ही जैसे लगते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि सब वो इसमें नया क्या देख रहे हैं। तो वो भी चीज़ें अगर मुझे लगती हैं एज ए ऑडियंस, एज ए मेकर नहीं, तो लोगों को भी लगती होंगी, तो बहुत चीज़ें वही पुट ऑफ कर देती हैं। उनको सूंघ लेते हैं लोग कि अच्छा ये प्रोजेक्ट सिर्फ बनाने के लिए बनाया गया है या ऐसे ही है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, कि आजकल ये सिक्वल का जो दौर चल रहा है, अब ऑडियंस उससे बोर होने लगी है। क्योंकि कई बार कई फिल्में ऐसी बन रही हैं कि पूरे फर्स्ट पार्ट में कहानी आधे घंटे की होती है, हम पूरा दूसरे पार्ट में दिखाएंगे, लेकिन उसको एक सिक्वल बनाने के लिए उसको 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की फिल्म बना दी जाती है। तो ऑडियंस एक फिल्म में चली गई, दो में चली गई, लेकिन तीसरे चौथे से उसको लगने लगा कि अरे ये तो कहानी तो है ही नहीं, कहानी तो अगली बार दिखाएंगे, ये तो उन्होंने ऐसे ही मुझे अब बुला लिया। तो इसीलिए अब वो भी चीज़ें अब धीरे धीरे होने लगी है। एक और जो बहुत बड़ा चेंज भारतीय जनमानस में आया है, व्यूअर में, कि अब हमारे पास वर्ल्ड सिनेमा अवेलेबल है। पहले जो दिखा दिया वही देखते थे, अब सबके मोबाइल में वो जापानीज फिल्म भी देखता है, वो चाइनीज भी देखता है, वो कोरियन भी देखता है, वो ईरानियन भी देखता है, उसके पास सब कुछ अवेलेबल है, वो जो चाहे वो देख सकता है। तो उसका दिमाग अब खुल गया है कि अच्छा अच्छी फिल्म होती क्या है, अच्छी मेकिंग होती क्या है, स्टोरी टेलिंग होती क्या है। तो उसकी एक्सपेक्टेशन भी हमसे बढ़ गई है। तो उसमें हमको भी एज ए मेकर, या जो भी मेकर है उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमको भी अपना स्तर पहले से बेहतर और बेहतर और बेहतर करना चाहिए। तभी हम दर्शकों को थिएटर में ला पाएंगे। ये भी कहते हैं कि अब थिएटर ओटीटी के कारण लोग थिएटर में नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस बात को बार बार गलत प्रूव किया गया है। अच्छी फिल्म आती है तो लोग जाते हैं थिएटर में देखने, और भर भर के जाते हैं। आपने सीक्वल की बात की, बट एक और मुद्दे पे चर्चा करना ज़रूरी है कि हर साल बहुत सारे ऐसे बड़ी फिल्में हैं जो रीमेक होती है साउथ की फिल्मों के, और कुछ-कुछ चल जाती है। जैसे शाहिद कपूर की वो फ़िल्म चल गई थी, और कबीर सिंह वाली कबीर सिंह चल गई थी, लेकिन हर फ़िल्म नहीं चली है। बहुत सारे ऐसे बड़े एक्टर की फ़िल्में फ्लॉप हो जाती है। लोगों को रिलीज़ के बाद पता चलती है अच्छा साउथ की इस फ़िल्म का रीमेक था ये। यहाँ तक कि फ्रेम बाय फ्रेम तक मैच हो जाते हैं। देखिए क्या है, आपने एक रेस्टोरेंट में गए, आपने एक सब्जी खाई, अरे कमाल की चीज़ है, बहुत टेस्टी लगा। आप घर पे आके आपने वही चीज़ डाली, फ्लावर की सब्जी है सपोज टू बी, या पनीर की सब्जी है, आपने वही पनीर डाला, वही मसाले डाले, वही नमक डाला, लेकिन वो स्वाद नहीं आता। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, फिल्म मेकिंग इंडिविजुअल आर्ट नहीं है। ये सिंगिंग नहीं है कि एक आदमी अकेला बैठ के गा रहा है, ये पेंटिंग नहीं है कि एक आदमी अकेला बैठ के पेंट कर रहा है। सर, जब तक सब लोग नहीं मिलेंगे, सबका दिमाग नहीं, इट्स द बिगेस्ट कोलैबोरेटिव आर्ट ऑन द प्लैनेट। सब लोगों का दिमाग नहीं मिलेगा, सब एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे, सब एक दूसरे को ऐड नहीं करेंगे प्रोजेक्ट में, तब तक वो नहीं होता। रीमेक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वहाँ सब कुछ प्रीफिक्स है, तो उसके आर्टिफिशियल हो जाने का डर सबसे ज़्यादा रहता है कि वो तो ऑलरेडी बन चुका है, हम उसको रीमेक। और खासकर आप जो कह रहे हैं ना फ्रेम टू फ्रेम, उसमें तो कुछ रह ही नहीं गया दिमाग में। जैसे मुझे ही एज ए मेकर, आप टेलीविजन में कितनी बार ऐसा मेरे सामने आया कि अच्छा वो सीन देख लो ना पिछली फिल्म का, मुझे याद है उड़ाना है। हाँ, कि अच्छा रॉक का एक आया था मेरे पास, कि वो रॉक में जो वो अंदर से जाते हैं, वो एक इतना सा नाला दे दिया मुझे, बोला कि यहाँ पे वो शूट कर लो। मैंने बोला तुम रॉक का 10% बजट दे दो मुझे, मैं उससे बेहतर सीन ना करके दिखा दूंगा, तुम मुझे बता। तो आप नकल फ्रेम टू फ्रेम भी करने जाते हैं, आपके दिमाग में 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सही मायने में, अगर आपने दिमाग घर पे रख दिया है तब तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आप मेकर हैं सही मायने में, तो आपके दिमाग में 50 क्वेश्चन आते हैं। उस समय आपको लगेगा कि अरे फ्रेम टू फ्रेम कॉपी करने के बजाय अपना कुछ कर ले, वो ज़्यादा बेटर है। तो चीज़ें, और उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ये होता है, लगता है कि अच्छा उसने तो ये बना ली, इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूँ। तो ये भी नहीं है कि एज बना लिया, कि एक अच्छी चीज़ बन गई थी उसको दोबारा बना के देखते हैं। तो वो उसमें जब अपना ऐड करने लगते हैं, उसका जहाँ चेंज करने लगते हैं, वहीं जैसे आपने वो सब्जी बनाई, उसमें अगर सोचा कि नहीं नहीं इसमें तो व्हाइट नमक डाला था, मैं इसमें पिंक सॉल्ट डाल देता हूँ, या उसने तो गोल मिर्च डाली थी, मैं तेज पत्ता डाल देता हूँ। तो एक चीज़ गड़बड़ हुई,
तो उसका पूरा स्वाद बिगड़ गया। और तीसरी चीज़ कि कई बार कई चीज़ें होती है कि कल्चरली भी डिफरेंट होती हैं। एक चीज़ जो बिहार में ऑथेंटिक लग रही है, मुंबई में ऑथेंटिक नहीं लगेगी। मैं एक और उदाहरण दूंगा आपको। पेइंग गेस्ट एक फिल्म बनी थी, सुभाष घई जी ने प्रोड्यूस किया था और मेरे दोस्त ने परितोष पेंटर, उन्होंने डायरेक्ट किया था। मैंने वो प्ले देखा है स्टेज पे। आप प्ले देखेंगे तो हंसते हंसते आपका पेट फूल जाएगा, आप एक सेकंड भी आप रुक नहीं सकते, इतना कमाल का प्ले है। वो मुंबई के चॉल्स की कहानी है, रहने की प्रॉब्लम है, पेइंग गेस्ट, यही प्रॉब्लम है। जब उन्होंने फिल्म बनाई तो उसको उन्होंने बैंकॉक में बेस्ड कर दिया, पूरा कनेक्शन टूट गया। आप जो प्रॉब्लम हम मुंबई से समझते हैं, हम कब पुरानी फिल्में सचिन की फिल्मों से देखते आ रहे हैं कि लोगों को रहने की प्रॉब्लम होती है मुंबई में, वो हमारे दिमाग में बसा हुआ है। जो भारत के सारे लोग जानते हैं कि मुंबई में रहने की समस्या है, यहाँ लोगों को चौल में रहना पड़ता है, एक रूम में 20 लोग रहते हैं। बैंकॉक में होता है कि नहीं होता है पता नहीं। आप पूरी फिल्म देखेंगे आपको एक जगह स्माइल नहीं आएगी। तो आप जब किसी चीज के रूट को भी काट देते हैं, उसके कारण भी प्रॉब्लम होती है। तो रीमेक के लिए भी बहुत आपको कंसस होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अच्छा एक जगह हिट हो गई तुमने बना लिया। कई हिट भी होती हैं जहाँ पे कई चीजें हो जाती हैं कि मिल जाती हैं, लेकिन आपको बनाते समय मुझे लगता है कि इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने कोरियन फिल्म का की कॉपीराइट ली, तो मैंने जब उसकी स्क्रिप्ट लिखी तो मैंने 60-70% जिस चीज को देखकर मेरे अंदर ऐसी उत्कंठा हुई कि मैं सीधा एम्बेसी चला गया वहां से निकल के। तो आप इम्पैक्ट समझ सकते हैं। और मैंने 2000 रुपये में, उस जमाने में 2000 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, मैंने वहां से मंगाया, तो उसका इम्पैक्ट कितना जबरदस्त होगा फिल्म का। उसमें तो काफ़ी चेंजेस करने का आपने प्लान किया होगा। काफी नहीं, कितने सीन एज इट इज हैं। जो अच्छा है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, उसको मैं जबरदस्ती क्यों बदलूं। हाँ, उसमें से कुछ चीजें जो हमारे यहाँ के हिसाब से ज्योग्राफिकली कल्चरली वो चेंज करने हैं, बस उतना ही। मैं उसका डायरेक्टर्स नोट लिखता भी हूँ तो बस मैं इतना ही लिखता हूँ कि अगर ये फिल्म एक महल है तो मैंने इसमें सिर्फ गार्डन में कुछ पौधे और ऐड कर दिए हैं, दैट्स इट। महल जैसा है वैसा ही रखा है। आखिरी सवाल सर, हमने एक्टर्स की लाइफ देखी है और दुनिया देख रही है उन पर्सनल लाइफ में कैसे होते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है, चाहे वो वीडियो स्पॉटिंग हो, कहीं स्पॉटिंग से पता चलती है, या हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं। पर डायरेक्टर की लाइफ कैसी होती है? आपने सीरियल काफ़ी सारे किए हुए हैं तब और अभी तक की जर्नी, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए, किस तरह से होती है डायरेक्टर की लाइफ? देखिए, ये स्पेसिफिक लाइफ ऐसा इंडिविजुअली होता है, कोई एक जनरल चीज नहीं है। जनरल चीज पर्सनल लाइफ अवॉइड हाँ। करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इस मामले में डायरेक्टर एक्टर्स से ज्यादा लकी हैं, क्योंकि डायरेक्टर्स को कोई पहचानता नहीं। एक दो डायरेक्टर हैं, जैसे संजय लीला बंसाली जी हैं, या राजा मौली जी हैं, या अपना बाकी ऐसे जो करण जौहर है, ऐसे 4-5 डायरेक्टर्स को ही लोग पहचानते हैं, बाकी किसी को कोई पहचानता नहीं। तो उनकी पब्लिक लाइफ पे कोई फर्क नहीं आता नॉर्मली। बहुत कोई फिल्म एंथुजियास्ट होगा, वो पहचान लेगा उनको कि अच्छा ये तो उस फिल्म के डायरेक्टर हैं, या उस सीरियल के डायरेक्टर को तो खैर कोई नहीं पहचानता, क्योंकि वो कहीं आते ही नहीं है लाइमलाइट में। तो उनकी मतलब प्राइवेट लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर्स को भी बस 5-10 जो टॉप डायरेक्टर्स हैं, उनके अलावा कोई पहचानता नहीं है। लेकिन एक चीज जो कॉन्सिस्टेंट है वो है इनसिक्योरिटी। हमारी फील्ड में, फिल्म इंडस्ट्री में, एक सुपरस्टार से लेके एक स्पॉट बॉय तक को जो इनसिक्योरिटी और रिजेक्शन, ये दो चीजें जितनी झेलनी पड़ती हैं, उतना शायद दुनिया की किसी इंडस्ट्री में नहीं झेलनी पड़ती, इंक्लूडिंग डायरेक्टर। अगर टेलीविजन की बात करूं, आप सेट पे जाते हैं, आपको पता नहीं कि अगले दिन आप डायरेक्टर हैं कि नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ऐसा होता भी है तो सब प्रोड्यूसर के फेवर में होता है, वो जिस दिन आपको चाहे निकाल सकता है। आप अगर छोड़ना चाहें तो आपको 15 दिन का, 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। तो आप सेट पे जाते हैं, आपको पता नहीं कि मैं आज कोई दूसरा डायरेक्टर तो नहीं आ गया सेट पे। आप हर रोज इस इनसिक्योरिटी के साथ आपको जीना पड़ता है, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और बड़े बड़े सुपरस्टार भी, ऐसा नहीं है कि कोई एक डायरेक्टर की है इसकी बात है, बड़े बड़े सुपरस्टार भी, एक फिल्म आ गई, अगली फिल्म का क्या होगा? अगली फिल्म भी हिट हो गई, तीसरी फिल्म हिट हो गई कि नहीं होगी? काम होगा कि नहीं होगा? एक से एक जो लोग ऊपर हैं वो नीचे गए हैं, एक से एक लोग जो नीचे हैं वो ऊपर गए हैं। तो ये इनसिक्योरिटी और रिजेक्शन बड़े से बड़े स्टार का भी कभी नहीं, इस कैरेक्टर में फिट नहीं होता है, इसको मन नहीं चाहिए। या आप रेडी हो गए, टेलीविजन की बात करूं, अगर एक एक्टर आपको पसंद है, डायरेक्टर को, उसने बोला प्रोड्यूसर को इसको ले लो, प्रोड्यूसर को नहीं पसंद है, उसका बजट ज़्यादा है, तो वो कोई बहाना बना देगा। प्रोड्यूसर को भी पसंद है, चैनल को नहीं अच्छा लगेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, इसको चेंज कर दो। चैनल को पसंद है, प्रोड्यूसर को नहीं पसंद है, तो वो कुछ बहाना बना देगा। तो वो चीज़ें हैं ना, जो रिजेक्शन और इनसिक्योरिटी, ये दो चीज़ें हमारा इंटेग्रल पार्ट है हमारी लाइफ का।
आप इस फील्ड में तभी आइए जब आप इन दोनों चीज़ों को झेल सकते हैं। ये जो फिल्म है अपनी गुरुदत्त की, कागज के फूल, कागज के फूल क्या है, सिंबल है। कागज का फूल, उसमें खुशबू नहीं होती, देखने में सुंदर लग सकता है लेकिन उसमें खुशबू नहीं, वो आर्टिफिशियल है। हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री आर्टिफिशियल है। हमारी इंडस्ट्री में आने से पहले किसी को भी कागज के फूल ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। और एक कृष्णचंद्र नॉवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे हिंदी के, उनका एक उपन्यास है 52 पत्ते, वो भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के, वो आए थे फिल्म इंडस्ट्री में, कुछ फिल्में लिखी भी थी, अपने अनुभव उन्होंने लिखे हैं। ये दो चीज़ें हैं ना, वो फिल्म इंडस्ट्री के इनसाइट स्टोरी बताती। तो आपको किसी को भी इस फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ये दो चीज़ें देखने के बाद तय करना चाहिए कि ये फील्ड मेरे लिए है कि नहीं, मैं ये इनसिक्योरिटी झेल सकता हूँ कि नहीं झेल सकता हूँ, मैं ये रिजेक्शन हर रोज़, मैं तो कभी कभी एक्टर्स का हर रोज़ ऑडिशन देते हैं और अच्छे अच्छे एक्टर 20 देते हैं, एक में शायद कहीं होता है, 50 देते हैं, एक में होता है, 49 जगह से रिजेक्शन मिलता है। तो अपने आप को मोटिवेट करता कि मैं नहीं, अगले दिन मैं फिर जाऊँगा ऑडिशन पे, अगले दिन मैं फिर काम करने जाऊँगा, बहुत हिम्मत की बात है। तो आप मतलब जो भी देखते हैं आप, अच्छा बुरा ठीक है, अगर बुरा काम करते हैं तो आपका अधिकार है बुरा कहना, लेकिन कम से कम जो प्रयास है उसका, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कितने लोगों ने हमारी फिल्म में, कनप्पा में 2 डिग्री 0 डिग्री टेम्परेचर में, हम लोग एक्टर्स तो थे ही, जूनियर आर्टिस्ट, एक्टर्स तो एक बार ठीक है, जहाँ शॉट खत्म हुआ उनको सॉल से लपेट लिए, जूनियर आर्टिस्ट 100 मीटर दूर खड़ा है पीछे, उसके बस चूंकि फ्रेम वाइड है, दिख रहा है तो वो कुछ भी नहीं रख सकता, उसको यहाँ से यहाँ आने तक, और अगर नेक्स्ट शॉट इमीडिएट है तो वो खड़ा है, उस ठंड में कांप रहा है और फिर भी खड़ा है आपके लिए। हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, वो सेक्रीफाइस कर रहा है हमारे लिए, ठीक है, उसको पैसे मिल रहे हैं उसके बदले में, लेकिन फिर भी अगर आप इंसान हैं तो आपको उसका भी कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। तो हमारी फील्ड में मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, शायद सामान्य उद्योगों से या और कामों से ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप अच्छा बुरा बोलो लेकिन किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, किसी के प्रयास की, ये मेरा मानना है। आखिरी सवाल तो मैंने पूछ लिया, बट इम्पोर्टेंट सवाल एक चाहता हूँ और पूछ लूँ मैं कि रॉयल्टी की बात करते हैं बहुत लोग कि रॉयल्टी होना ज़रूरी है, हॉलीवुड में होता है रॉयल्टी। क्या डायरेक्टर्स को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए एक फिल्म कामयाब होने के बाद? देखिए, अगर हम हर चीज़ में हॉलीवुड की नकल कर रहे हैं, वहाँ से फिल्में मंगा रहे हैं, वो हमारे आइडियल हैं, अच्छा अल पचिनो जैसा एक्टर होना है, रॉबर्ट डिनेरो जैसा एक्टर होना है, या मार्वल जैसा प्रोडक्ट बनाना है, तो हम अच्छी चीज़ों में उनकी नकल क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ मेरे एक दोस्त चले गए थे, मेरे बहुत करीबी मित्र थे, यहाँ मुंबई में ही थे एक्टर, बाद में यूएस शिफ्ट हो गए, 12-13 साल काम किया उन्होंने वहाँ पे, इंडस गेम में बेन किंग्सले, हैरिसन फोर्ड जैसे लोगों के साथ काम किया। वो बोलते हैं कि ऐड भी किए काफ़ी सारे, कि कभी कभी मुझे पैसे की दिक्कत होती थी, मैं जाके अपना पोस्ट बॉक्स खोलता था, एक चेक पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ फिक्स है कि उनको मिलेगा ही। अगर आपने दोबारा कुछ भी चलाया, टेलीविजन सीरीज किया या फिल्म री रिलीज की या ऐड भी दोबारा दिखाया, एक बार आपने किया 6 महीने बाद, प्रोफाइल को मिलता है। हर प्रोफाइल को मिलता है, मतलब एक लेवल तक प्रोड्यूसर कंट्रीब्यूट करता है उसके फंड में, और उसको एक सर्टेन टाइम के बाद उसको पैसे भी मिलते हैं। उसको कैंसर हो गया था वहाँ पे, 500,000 खर्च किया आर्टिस्ट एसोसिएशन ने, 10 साल हो चुके थे, 10 साल के बाद उसका परमानेंट कार्ड बन गया था। यहाँ कोई करेगा? और उसके अलावा हर आर्टिस्ट, अगर आपने 10-20 साल काम कर लिया तो उसके बाद आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको 1% ही आएगा, आधा परसेंट ही आएगा, लेकिन वो आता रहेगा कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग। जब भी ऐड भी कई बार तो बोला कि मुझे फ़ोन करके पूछते थे कि दोबारा हम दिखा रहे हैं, आपका परमिशन है ना, आपका इतना उसका मिलेगा, तो भाई मुझे तो पैसे चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा? तो जो अच्छी चीज़ें हैं उसको तो अडॉप्ट करना ही चाहिए। और एक फिल्म बनाने में सबका, ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर अपना पैसा डालता है, बहुत सबसे बड़ा रिस्क उसी का होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर प्रोड्यूसर सस्टेन नहीं करेगा तो इंडस्ट्री नहीं सस्टेन करेगी। प्रोड्यूसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनका भी आप अपना एक प्रॉफिट रखो, लेकिन उनका एक हिस्सा होना चाहिए। और जो बाकी दुनिया में जो चल रहा है, हम अगर उनसे बाकी चीज़ें सीख रहे हैं तो हमको लगता है कि ये भी चीज़ हमको सीखनी चाहिए, क्योंकि अगेन ये अगर ये होगा तो कम से कम ये जो इनसिक्योरिटी है वो कम हो। कि कम से कम ओल्ड एज में जाके अब मुझे कोई फिल्म नहीं बनेगा, मुझे कोई सीरियल नहीं मिलेगा, तो मेरा क्या हुआ? दूसरा कुछ तो आता नहीं है। इतने साल जिस इंडस्ट्री को हमने दिया है, या और भी बहुत सारे लोगों ने दिया है, अगर एंड में वो इंडस्ट्री उनको छोड़ दे तो ये सही नहीं है। अगर उसने दिया है, काम किया है, तो अगर उसी काम का उसको थोड़ा सा हिस्सा आप अगर दे रहे हैं तो ये आपकी जेनरसिटी भी है,
अच्छी बात भी है। और एक आदमी वो और मन लगा के काम करेगा, वो और अपना अगर 100% दे रहा है तो वो 200% देना चाहेगा कि नहीं नहीं इससे मुझे आगे भी मिलना है। ऐसा नहीं है कि एक बार आज रात गई बात गई काम खत्म हुआ निकल लिए, तुम कौन मैं कौन। उसको पता है कि मैं इस प्रोजेक्ट में आज जो डाल रहा हूँ ये कल भी मैं निकालूंगा, कल भी मुझे आएगा। तो आप सोचिए उसका मोटिवेशन क्या होगा काम करने का। तो ये चीज़ तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। एक ये, और दूसरा वर्क आवर्स में भी बहुत ज़्यादा मतलब वो कंटिन्यूटी नहीं है। काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कोई एंड नहीं है। एक कोई लाइट वाला 30 दिन काम कर रहा है, अगर एक दिन छुट्टी मांग लिया तो तुम घर पे ही रहो, जरूरत नहीं है तुम आने की। ये भी नहीं देख रहे हैं कि उसकी क्या मेंटल स्थिति है, उसकी क्या फाइनेंशियल स्थिति है, किस परिस्थिति में है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन ह्यूमन है। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस हैं जो ध्यान रखते हैं इन बातों का कि टाइम पे छुट्टी मिले, टाइम पे काम मिले, टाइम पे शुरू हो काम, टाइम पे पैकअप हो। लेकिन इन चीज़ों का मतलब इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है। ह्यूमन एक इंसान के तौर पे सामने वाले को, चाहे वो स्पॉट बॉय है, चाहे वो लाइट बॉय है, चाहे कोई भी हो, आपको उसको एक इंसान के तौर पे देखने की ज़रूरत है। उसको एक इंसान के तौर पे डील करने की ज़रूरत है कि वो भी इंसान है, उसकी भी ज़रूरत है, वो भी मनुष्य है। केवल स्टार ही नहीं है या केवल जो बड़े लोग हैं, बड़े डायरेक्टर या वही लोग नहीं हैं, वो भी हैं। और अगर ये चीज़ें हो जाएंगी तो हमारे अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मैंने 2003 या 4 से मैं विदेशी लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। मैंने दुबई कंट्री की पहली फिल्म ऑलमोस्ट एज ए लाइन प्रोड्यूसर बनाई थी। तो उस समय से मेरा उसमें ईरानियन, पाकिस्तान के भी लोग थे, बहुत सारे क्रू थे, सब दुबई के, यूएई के थे। उसके बाद मेरी एक कंपनी है मेरे स्विस पार्टनर के साथ, हमने 3-4 फिल्में भी प्रोड्यूस की हैं उसके साथ। तो मेरा बाहर की कंपनियों के साथ काम करने का और बाहर के टैलेंट के साथ काम करने का, ऐसा नहीं है कि वो टैलेंट उनका खराब है, लेकिन हमारे यहाँ भी टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे यहाँ भी लोग हैं जिनको मौका मिलने की ज़रूरत है। दैट्स इट। तो अगर हम अपनी इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करेंगे, हम अपने टैलेंट पे भरोसा करेंगे, तो कोई कारण नहीं है कि हम दुनिया में किसी से भी पीछे रहें। बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके, और ढेर सारी शुभकामनाएं। जो आप प्लान कर रहे हो उस रामायण महाभारत की, बहुत जल्दी बने हो। थैंक यू, थैंक यू। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो सर। नहीं नहीं, आपने सवाल अच्छे पूछे इसलिए जवाब अच्छे थे, और आपने समय भी दिया, इंटरप्ट नहीं किया। कई बार होता है ना कि फ्लो में आप अगर जी इंटरप्ट करते हैं तो पूरा का पूरा फ्लो टूट जाता है। तो वो सवाल पूछने वाले पे डिपेंड करता है कि जवाब क्या होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही सवाल पूछे। तो और दोबारा हम चाहते हैं एक बार चर्चा कर हम स्पिरिचुअल जर्नी पे। आई एम जी श्योर ओके मैं भी कुछ सीखूंगा। देखिए, मैं इन बातों पे कई बार होता है ना, मैं लोगों को कई बार स्पिरिचुअल बातें या कोई जो शास्त्रों में लिखी हुई बातें क्यों बताता हूँ। इसलिए नहीं कि सामने वाला उस पर अमल करेगा, मुझे पता है कि वो नहीं करेगा, लेकिन मुझे रिमाइंड होगा। और जब मैं बोलता हूँ तो मेरे दिमाग में ये बार बार चलता है कि मैं खुद जो बोल रहा हूँ सामने वाले को, मैं उस पर अमल करता हूँ क्या, मैं वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्या, या मैं सिर्फ खोखली बात दूसरे को बता रहा हूँ। खुद को रिकैप हाँ, करते। खुद को रिकैप करता हूँ। तो इसलिए अगर मैं कभी, बहुत सारे लोग बोलते हुए अरे तुम बहुत इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, मैं अपने लिए जा रहा हूँ। मैं, तुमको जब मर्जी हो तुम अपना अपने आप को ऑफ कर लो, तुम बंद कर दो सुनना। मैं रिमाइंड करवाता हूँ अपने आप को कि अच्छा मैं जो बोल रहा हूँ वो ऑथेंटिक हो, वो सत्य हो, और मैं खुद उस पर अमल करता हूँ कि नहीं। थैंक यू सो मच सर।